क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेंस के सवाल होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 7 के पहले सवाल से। ये टाइप 7 का पहला सवाल है। टाइप 7 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 114 को देखिएगा। इस सवाल में दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर इज, मतलब प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्या का योगफल कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल में से, यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की जो आप गिनती करोगे 100 से लेकर 100 तक की गिनती करोगे तो उसमें से जितनी भी संख्याएं विषम संख्या होगी उन्हीं सबका योगफल आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जितनी भी संख्या विषम संख्या होगी उन सबका योगफल आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब सवाल को आप समझ गए होंगे तो देखिए सवाल को ऐसे कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्या का योगफल कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जितनी भी विषम संख्याएं आएगी उन सभी का योगफल आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जितनी भी विषम संख्या आएगी उसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए पहली विषम संख्या 1 आएगी, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा और इसी तरह से ये चलता जाएगा। और अंतिमा विषम संख्या जो होगा वह 1 से लेकर 100 तक की गिनती में वह कौन सी संख्या होगा, तो 99 होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक की जब आप गिनती करोगे तो उसमें से पहली विषम संख्या 1 होगा और आखिरी विषम संख्या जो होगा वह 99 होगा। अब इन्हीं सब का योगफल कितना होगा, इन सब का सम आपको पता करना है। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो सीरीज आपको दिख रहा है क्या ये एपी का सीरीज है। आपका जवाब होगा सर हाँ बिल्कुल ये एपी का सीरीज है क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अगर ये सीरीज एपी का है तो इसका सम हमें पूछा जा रहा है तो सम आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अच्छा, इस एपी के सीरीज में जो फर्स्ट टर्म आपको सवाल में दिया गया है वह 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। और इस एपी के सीरीज के कॉमन डिफरेंस अभी आपने पता कर लिया है 2 है। और इस एपी के सीरीज में जितने भी टर्म्स होंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वह कितना होगा, तो 50 होगा। ये भी सवाल में दिया गया है। देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप करोगे ना तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑलरेडी हमें सवाल में दिया गया है कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है उसको आपको पता करना है। तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो ये सीरीज बना है इस सीरीज में पदों की कुल संख्या 50 होगी तो इसी सीरीज का योगफल कितना होगा। हमें पता है ये सीरीज एपी का है तो अगर कोई भी सीरीज एपी में होता है तो उसका सम ऑफ n नंबर्स हो जाता है n/2। अगर उस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको पता है और लास्ट टर्म पता हो तो उस एपी के सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला से आप उस एपी के सीरीज का सम आसानी से पता कर सकते हो। अब अपने को पता है n की वैल्यू जो है वह 50 है तो यहाँ पे 50 रख दीजिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म भी आपको पता है कितना है 1 है, लास्ट टर्म भी आपको पता है कितना है 99 है। तो 99 अब प्लस 1 यहाँ पे f की जगह पर 1, लास्ट टर्म की जगह पे 99 और n की जगह पे 50 पुट कर दीजिएगा। तो ब्रैकेट में जो आपको नंबर मिलेगा सम जो मिलेगा वह कितना होगा 100। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 50 को 100 से गुना करोगे तो 5000 आएगा और 5000 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा उत्तर कितना 2500 और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी कि प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। लगातार संख्या, प्रथम नहीं बोला गया है, 6 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल कहने का मतलब क्या होता है। अगर पहली प्राकृत संख्या x होगी तो दूसरी प्राकृत संख्या x+1 होगी। चूंकि हमसे सवाल में बोला गया है 6 लगातार प्राकृत संख्या, अगर पहली प्राकृत संख्या x होगी तो दूसरी प्राकृत संख्या x+1 होगी और तीसरी प्राकृत संख्या x+2, चौथी प्राकृत संख्या x+3, पांचवी प्राकृत संख्या x+4 और छठी प्राकृत संख्या जो हो जाएगा वह x+5 हो जाएगा। इन सब का योगफल में, इन सभी के योगफल में से प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल अपने को सवाल में दिया गया है 27। इन 6 लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल में से प्रथम 3 प्राकृत संख्या का योगफल 27 है तो अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात आप हमें बता सकते हो क्या, अगर प्रथम 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 27 है मतलब कि आंसर आपका 3 का मल्टीपल मिलने वाला है। आंसर आपका 3 का मल्टीपल मिलने वाला है। अच्छा, आप बताओगे क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर प्रथम 3 लगातार विषम संख्या का योगफल ही 27 है तो अंतिम 3 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल जो होगा वह इससे ज़्यादा ही होगा। तो उत्तर आपको मिल जाएगा कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा 3 का मल्टीपल है और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर कहा प्रथम 3 ही लगातार प्राकृत संख्या का योगफल 27 है तो अंतिम 3 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल जो होगा वह इससे ज़्यादा ही होगा। तो एक तो आप ऐसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, बाकी सवाल आसानी है, आप इसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हो। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल अगर 27 है तो इन तीनों को अगर जोड़ दोगे तो 3x + 3, अगर 3x + 3 की वैल्यू जो है वह 27 दिया गया है, 3x + 3 की वैल्यू अगर 27
3x प्लस 3 की वैल्यू अगर 27 दिया गया है तो 3x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आके माइनस होगा तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गया है 8। अगर x की वैल्यू 8 मिल गया है तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है अंतिमा 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो अंतिमा 3 प्राकृत संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 3x अब प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 9 3 12, ये हो जाएगा। इनका सम आपको पता करना है। x की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 या 24 और 24 अब 12 कितना हो जाएगा 36, और ये इस सवाल का उत्तर है। ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे 25 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा। अगर प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल की चर्चा अगर हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल जो होगा वह क्या होगा। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल कहने का मतलब जो सीरीज बनेगा वह ये बनेगा 1 2 3 4 5 और ये जाएगा कहाँ तक 25 तक। यानी कि फर्स्ट जो पहली 25 प्राकृत संख्या होगी, पहली जो 25 गिनती की संख्या होगी वही हमारा सीरीज बनेगा। अब ये जो सीरीज है वह एपी का है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 25 है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही है, तो ये सीरीज एपी का है और हमें निकालना है इस एपी के सीरीज का सम। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह ऑलरेडी हमें पता है, इस सीरीज में कुल 25 टर्म्स यूज किए गए हैं कि नहीं। वैसे भी आप इसको लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 से आप निकाल दीजिए, एन की वैल्यू 25 होगा। अब अपने को चाहिए सम, तो सम ऑफ एन नंबर्स जो हो जाएगा, यानी इन 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा n बटे टू इंटू फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। तो 25 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ f बराबर 1, l बराबर 25, n बराबर अपने को पता है 25 है, तो वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अब प्लस 1 26, 25 अब प्लस 1 26, यानी कि ये हो जाएगा 25 गुने 26 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल आपको मिल गया है, कितना मिल गया है 25 इंटू 13, ये हो गया है। तो यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है था कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होगा वह चारों ऑप्शन में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, आपको पता करना है। तो देखिए प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल आपने निकाल दिया है इतना, यानी कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का जो योगफल होगा वह 25 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगी। अब जो संख्या 25 से होगा वह 5 से भी विभाजित होगा। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 25, 5 या 13 का मल्टीपल है, आप चेक कर लीजिए। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 116 के सारे ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है 13। अब बताइए क्या इसके सम को 13 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही उत्तर होगा। यानी कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या के योगफल को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर देगी, चारों ऑप्शन में से 13 एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रथम 25 प्राकृत कि इफ द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज s देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ s इज e। मतलब ये कि 5 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल s है। यदि 5 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल s है तो s के रूप में से उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, ये आपको पता करना है। यदि 5 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल s है तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, ये आपको पता करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा पहला पूर्णांक संख्या a होगा। अगर पहला पूर्णांक संख्या a है तो दूसरा पूर्णांक संख्या जो होगा वह a + 1 होगा, तीसरा पूर्णांक संख्या जो होगा वह a + 2 होगा, तीसरा पूर्णांक संख्या जो होगा वह a + 3 होगा और चौथा पूर्णांक संख्या जो होगा वह a + 4 होगा। अब सवाल में बोला गया है कि इन सभी पूर्णांक संख्या का योगफल जो है, इन पांचों लगातार पूर्णांक संख्या का योगफल जो है वह s है। ये s है, 5 मत सोच लीजिएगा। इन पांचों लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल अगर s है तो s के रूप में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। अब बताइए इस पांचों पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वह a + 4 है, तो इसी a + 4 की वैल्यू s के फॉर्म में क्या होगी, आपको पता करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5a, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 4 3 7 2 9 1 10। अब इसका सम जो है, इसका मान जो है वह s के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5a की वैल्यू जो होगा वह s - 10 के इक्वल होगा। तो a का मान जो होगा वह s - 10 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल हो जाएगा। ये अपना 5 है, ऐसे मत समझ लीजिएगा, ये अपना 5 है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है a + 4 की वैल्यू कितना होगा। अगर a का मान इतना है और आपको चाहिए a + 4 की वैल्यू, तो इधर भी आप 4 ऐड कर दीजिए और इधर भी आप 4 ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ जब आप 4 ऐड करोगे तो यहाँ से सम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा s - 10 + 20 डिवाइडेड बाय 5, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा s प्लस ये हो जाएगा कितना s + 10 + 20 - 10 कितना हो जाएगा +10 डिवाइडेड बाय 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी a + 4 की वैल्यू जो होगा, a + 4 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा s + 10 डिवाइडेड बाय 5, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। s + 10 डिवाइडेड बाय 5, यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2।
ये फार्मूला है, आप दिमाग में रख लीजिए, कोई भी नंबर पर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n की वैल्यू 10 रख के आप निकाल लीजिए। और वैसे भी आप छोटी से छोटी संख्या को पुट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अगर सवाल में बोला गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो माध्य कहने का मतलब औसत होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वह n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल दिया गया, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिएगा, सवाल में कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि एक संख्या दिया गया है जो कि सीरीज में है और इसका सम आपको पता करना है। सीरीज कुछ ऐसा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर, इन सब का सम आपको पता करना है। इन सब का सम आपको पता करना है। देखिए क्या ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर -1 स्क्वायर -5 स्क्वायर -9 स्क्वायर -13 स्क्वायर, इन्हीं सब का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। ये जो सीरीज बना है इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। अब देखिए छोटी छोटी संख्या है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100, 14 का स्क्वायर होता है कितना 196। और यहाँ से आप क्या करो कि माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस अगर वो आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 81 और प्लस ये 169 हो जाएगा। ठीक है, बस इन सबको हमें सॉल्व करना है। इसके सम में से इन सब के सम को आपको माइनस करना है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 200, ये हो जाएगा कितना 200, 200 एक 300, ये हो जाएगा 336। इन सब का सम जो होगा वह 336 होगा। 336 में से इन सब के सम को हमें माइनस करना है। देखिए कैसे इसको हम निपटाते हैं। ये कितना है 336 है, ठीक है 336 है, 169 है, ये 169 है, 169 अब 25 कितना हो जाए 169 और 25 अब प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 9 1 10 10 10 5 15 15 1 16 6 बाकी 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 8 6 14 14 और 2 16 16 1 17। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 336 में से 276 को आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 336 में से अगर आप 276 को माइनस करते हो कितना हो जाएगा ये आप बताइए। इधर आपको मिल जाएगा कितना, इधर 36 है, इससे 300 से 36 ज़्यादा है और ये 26 है, सॉरी 24 है, ये 24 और ये 36, तो ये कितना हो जाएगा 24 अब प्लस 36, उत्तर 60 हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। वैसे भी आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए 60 ही आएगा, 6 में से 6 घटेगा उत्तर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। यहाँ पर 13 में से 7 घटेगा 6, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी कि हमें पता चल गया है कि इन सब का सम जो होगा वह कितना होगा 60 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक लड़का 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या को जोड़ता है। एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्या को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया है। तो चलिए 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी प्राकृत संख्या होती है उन सब का हमें सम निकालना है। तो 1 से लेकर 10 तक जाना है। अब इन सभी संख्याओं का योगफल आपको पता करना है। तो ये सीरीज जो बनेगा वह एपी का सीरीज बनेगा, जिसका फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 1 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको सवाल में 10 दे दिया है, लास्ट टर्म भी आपको 10 दे दिया गया है। तो इस सीरीज का सम आपको निकालना है। तो इस सीरीज का क्या निकालना है भाई लोग, इस सीरीज का अपने को सबसे पहले सम निकालना है और हमें पता करना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा। तो फार्मूला होता है सम ऑफ n नंबर्स इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस 1 11, ये हो जाएगा। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 5 बार में। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल जो होगा वह 55 होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल जो होगा वह 55 होगा। लेकिन सवाल में दिया गया है कि जब वह प्रथम 10 प्राकृत संख्या के योगफल को जोड़ता है तो जोड़ जो होता है ना वह 58 उसको मिल जाता है। देखिए एक्चुअल में जो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल होगा वह 55 होगा, लेकिन जब उस लड़के ने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया था तो योगफल हो गया था कितना 58, यानी कि योगफल जो है वह पहले से कितना ज़्यादा आ जा रहा है 3 ज़्यादा आ जा रहा है। तो किस संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया गया होगा, किस संख्या को उसने 2 बार जोड़ा होगा, तो 3 को उसने 2 बार जोड़ दिया होगा, इसी वजह से योगफल उसका 58 आ गया होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 121 को देखिएगा। सवाल में दिया गया एक सीरीज है और इस सीरीज का आपको सम चाहिए। सीरीज ऐसा है कि 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब और प्लस डॉट 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 और इस सीरीज का अंतिम पद है 30। इन सब का
सम आपको पता करना है। ये जो सीरीज दिया गया है इस सीरीज का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि इस सीरीज में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है जो कि कॉमन है। तो आप कहोगे कि सर 2 की पावर 3 जो है वह सब में कॉमन है। 2 सब में कॉमन नहीं है, 2 की पावर 3 कॉमन है। यहाँ पे देखिएगा सब का पावर क्या है, 3 कॉमन है। सब का पावर जो है वह 3 है। इसका मतलब सारे टर्म में से अगर आप 2 को कॉमन लेते हो तो पावर जो होगा 3 वो भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी नंबर में से 2 की पावर 3 जो है वह कॉमन है। तो सारे नंबर्स में से अगर 2 की पावर 3 को कॉमन कर लेते हो तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 से अगर सारे नंबर्स को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7 की क्यूब प्लस 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। ये हो जाएगा 8 की क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 की क्यूब प्लस ये हो जाएगा डॉट 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 ये हो जाएगा कितना 15 का क्यूब, यानी कि 15 दूना 30 होता है। अब इसका सम आपको पता करना है। अब इस ब्रैकेट में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर का सम आप आसानी से पता कर सकते हो। कैसे, वो देखिए ये जो संख्याएं लिखी है 17 से लेकर 15 तक की वो लगातार संख्याएं हैं। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 17 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृत घनों का योगफल लिखा गया है। 7 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृत संख्या के घनों का योगफल आपको पता करना है। तो 7 से लेकर 15 तक के सभी प्राकृत संख्या के घनों का योगफल अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे मिलेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर आप क्या करो कि 1 से लेकर 15 तक मतलब कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल में से, यानी कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल में से अगर आप प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल को माइनस कर दोगे तो ये वाली संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी, है कि नहीं है। मतलब हम सबसे पहले हमें चाहिए कि प्रथम 15 प्राकृत घनों का योगफल चाहिए। तो देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगता है। ये बात आपको पता होगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमें चाहिए प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 तो कॉमन ही हो जाएगा और इस ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल टू द स्क्वायर। यही हो जाएगा जहाँ n बराबर आपको 15 रखना है। तो इस ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 15 गुने 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यही हो जाएगा प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल जो होगा वह इतना होगा। अब प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल में से अगर आप प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल को अगर आप माइनस कर दोगे तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द स्क्वायर। ये होगा, यहाँ पर n की वैल्यू आपको 6 रखना है। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल में से अगर आप प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल को आप अगर माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा जो रिजल्ट आपको यहाँ पे चाहिए वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन सब का सम आपको चाहिए। तो इन सब का सम निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल में से प्रथम 6 प्राकृत संख्या के घनों के योगफल को माइनस कर दोगे तो ये वाला सम आपको मिल जाएगा। 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब और ऐसे ऐसे आपको 15 का क्यूब चाहिए, है कि नहीं है। तो हमने पहले 1 से लेकर 15 तक के सभी प्राकृत संख्या के घनों का योगफल यहाँ तक निकाल दिया। अब उसमें से मैंने क्या किया है कि प्रथम 6 प्राकृत संख्या घनों के योगफल को माइनस कर दिया है। तो ये वाली संख्या आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, ये वाली संख्या आपको मिल जाएगा। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से करना है ये आपको ध्यान में रखना है। सॉल्व किस तरीके से करना है ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 8 बार में और इसको आप कैंसिल कर सकते हो 3 बार में, 2 3 6। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा दोनों ब्रैकेट को ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये 15 लिखा गया है इस 15 को आप 3 गुने, यानी कि ब्रैकेट में जो लिखा गया है 15 गुने 8, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 8। कोई दिक्कत है क्या, आप कहोगे नहीं। अब इसी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से माइनस करना है आपको 3 गुने 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों ब्रैकेट में से कुछ कॉमन हो रहा है। तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो रहा है, 3 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो रहा है। तो 3 के स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, इस ब्रैकेट में से 3 के स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया। तो 3 के स्क्वायर को अगर आप बाहर करते हो इस ब्रैकेट में से, अगर आप 3 के स्क्वायर को बाहर करते हो तो बेसिकली हमने इस 15 को 3 गुने 5 लिखा था। अब 3 का स्क्वायर अगर आपने बाहर कर दिया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 गुने 8 का स्क्वायर, यही मिल जाएगा 5 गुने 8 का स्क्वायर मिलेगा। अब माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपने बाहर ही कर दिया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर जो थोड़ा सा कैलकुलेशन आया है वो बहुत आसान हो जाएगा। 5 गुने 8 यानी कि 40 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हो 40 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 1600, ये होगा। 49 ये होगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1600 में से 49 को अगर आप माइनस करते हो तो 1551। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको मिला के देगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको 1551 से, राइट। यही इस सवाल का उत्तर होगा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, पूरा इसको सॉल्व भी करना होगा, पूरा इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं यूनिट डिजिट से काम चलेगा क्या। दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको चाहिए टेंस प्लेस, लास्ट 2 डिजिट आपको चाहिए, ठीक है, तब उत्तर आपको मिल जाएगा। 9 8 72 है, यानी कि कुल मिलाकर 1551 को अगर आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए हम टेंस प्लेस निकाल लेते हैं, लास्ट के 2 अंक निकालता हूं मैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 5 दूना 10 के 0, बाकी 1 होगा। अब इसको छोड़ देते हैं, 7 एकम 7, यही हो जाएगा 7 एकम 7। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 और प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो 7, यही होगा। यानी कि लास्ट 2 डिजिट 72 बन रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका लास्ट 2 डिजिट 72 बना रहा है, तो आप पाओगे एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिसका लास्ट 2 डिजिट 72 बन रहा है, और यही सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा 111,672। इसका मतलब ये हुआ 1,11,672। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब का जो सम आपको मिला है वह मिला है 1,11,672। सम जो आपको मिला है, यानी कि जब 2 की पावर 3 और 3 की होल स्क्वायर को हमने 1551 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमने मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन पर गौर किया तो हमें ऑप्शन में दिखा लास्ट 2 डिजिट जो है वह सेम है। मतलब कि 2 ऐसे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और डी, जिसके यूनिट डिजिट सेम है। तो अगर यूनिट डिजिट सेम है तो इसके लास्ट 2 डिजिट को ध्यान से देखिएगा, वो सेम नहीं हो रहा है। तो मुझे चाहिए था क्या कि लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट हमें पता चल जाएगा तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा उत्तर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हुआ था, जो कि था 11,672, सॉरी 1,11,672। चलिए आगे बढ़ेगा। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है एन के अंकों का योगफल क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए लिखा गया है एन का मान जो है वह है 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1, 4 बार लिखा गया है। फिर इसी तरीके से लिखा गया है, और अंतिम बार जो 1 लिखा गया है उसमें 1 की कुल संख्या जो है वह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतिमा जो पद है इस सीरीज का उसमें 1 की कुल संख्या 9 है, यानी 1 को कुल 9 बार रिपीट कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इन सारे नंबर्स को जब आप जोड़ोगे, इन सारे नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो जो n आपको मिला है, जो नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर के डिजिट सम कितने हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। जब इन सारे नंबर्स को जब जोड़ोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा, जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर का डिजिट सम क्या है, उस नंबर के, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू इतना इतना है और इन सभी के जोड़ के अंकों का योगफल कितना होगा। तो अगर इसके अंकों का योगफल ही हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो संख्याएं आपको यहाँ पे दिया गया है उन सभी संख्या के अंकों का योगफल ही हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 है, इसमें अंकों का योगफल कितना है, 2 है। अब यहाँ पर 111 है, यहाँ पे अंकों का योगफल कितना है, 3 है। अब यहाँ पर 1111 लिखा गया है तो इसमें अंकों का योगफल कितना है, 4 है। तो आप इस पैटर्न को आप देख रहे हो, अंतिमा जो पद होगा उसमें अंकों का योगफल कितना होगा, तो आप कहोगे 9 होगा। तो इन्हीं सब का सम आपको निकालना है। तो जब आप सम निकालोगे तो वो सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो नंबर्स आपको दिया गया है उन नंबर्स के डिजिट सम आपने पहले पता कर लिया है, तो बस इसका सम आपको चाहिए, बस इसका सम आपको चाहिए। हमसे सवाल में पूछा गया था कि ये जो n आपको दिया गया है, n की वैल्यू जो 1 + 1 + ऐसे ऐसे करके लिखा गया है, इन सब के अंकों का योगफल कितना होगा। जब इस सारी संख्या को आप जोड़ोगे तो जो एक संख्या बनेगा उस संख्या में अंकों का योगफल कितना होगा, ये आपको पता करना था। तो मैंने क्या किया कि हमें अंकों का ही योगफल चाहिए, तो जो संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है उन सारी संख्या के अंकों का योगफल ही हमने नीचे लिख दिया। जैसे 1 है तो इसमें अंकों का योगफल 1, 11 है तो अंकों का योगफल 2, 111 है तो अंकों का योगफल कितना होगा, 3, 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1 3। उसी प्रकार से इसमें अंकों का योगफल जो होगा वह 4 होगा। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न को देख रहे होंगे, 1 2 3 4 इस तरह से सीरीज बना रहा है। तो अंतिमा जो पद होगा उसमें अंकों का योगफल कितना होगा, 9 होगा। अब इसी अंकों का योगफल तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो बस आप सबका सम निकाल दीजिए, 1 से लेकर 9 तक के सभी प्राकृत संख्या का योगफल निकाल दीजिए, वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, n/2, यानी कि सम ऑफ n नंबर्स होता है n/2, चूंकि n की वैल्यू जो है वह कितना है, 9 है। तो 9/2 गुने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होगा 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा कितना, 9 × 5 = 45। यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n की वैल्यू आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, इन सारी संख्या को जब आप जोड़ोगे तो जो एक संख्या बनेगी ना, उस संख्या में अंकों का कुल योगफल 45 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। मैंने जस्ट ये किया था
कि जो n की वैल्यू हमें दे रखी थी 1 + 11 + 111 + 1111 और इसी तरीके से जो लिखा गया था, तो हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए इसके अंकों का योगफल कितना होगा। जो एक जोड़ मिलेगा, जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर को जोड़ोगे तो अंकों का योगफल क्या बनेगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा था। तो मैंने जस्ट यहीं से डिजिट सम निकाल दिया, क्योंकि सभी नंबर्स जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप में। तो मैंने सोचा कि अगर n के अंकों का योगफल ही हमसे पूछा जा रहा है तो यहीं से क्यों ना n के अंकों का योगफल निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर 1 था तो इसका अंकों का योगफल 1, 11 है तो अंकों का योगफल 2, 111 है तो अंकों का योगफल 3, 1111 है तो अंकों का योगफल 4। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम पद में 1 की कुल संख्या 9 है तो अंकों का योगफल 9 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर अंकों का योगफल का एक सीरीज बनेगा, इन्हीं सीरीज का सम जो होगा वह इस संख्या में, ये जो सीरीज बन रहा है उसमें अंकों के योगफल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपने निकाला है इस सीरीज में जो नंबर्स बनेगा n, जोड़ जो बनेगा सबका n, उसमें अंकों का योगफल कितना होगा ये अभी हम लोगों ने निकाल दिया है 45, और ये सवाल का उत्तर है। बाकी एक और तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, वो तरीका क्या है वो देखिए। मुझे चाहिए था क्या, हमें चाहिए था कि जब इस संख्या को, इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो जो एक नंबर मिलेगा n, उस n के अंकों का योगफल कितना होगा ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे इन सब का जोड़ निकालना होगा। अब इन सब का जोड़ हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है वो देखिए। यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 1 जो है वह, उसमें कुल मिलाकर 9 टर्म है। कितना टर्म है, 9 टर्म है। यहाँ पर 1 टर्म है, यहाँ पर 1 टर्म है और यहाँ पर 9 टर्म है। इसका मतलब अगर मैं 3-3 का पेयर लगाता हूँ तो इसमें 3-3 के कितने पेयर बनेंगे 9 टर्म यहाँ तक आने में, तो आप कहोगे 3 पेयर लगाने पड़ेंगे। 3 3 6 3 9, यानी कि कुल मिलाकर 9 पेयर हमें, 3 पेयर हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस टर्म तक पहुँच पाएंगे। तो अगर यहाँ पर 3 पेयर अगर हमें बनाना है तो मैं क्या करता हूँ कि प्रथम, यानी कि जो पहला पेयर है, पहला जो पेयर है जिसमें फर्स्ट 3 नंबर्स दिए गए हैं, प्रथम 3 संख्या है, इसका मैं जोड़ निकालना चाहता हूँ। और जोड़ निकाल के आप कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप तीनों को जब जोड़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें आएगी। देखिए यहाँ पर दिया गया 111, 111 में जब आप 11 जोड़ोगे तो 122, 122 आप प्लस 1 कितना हो जा रहा है 127। यानी कि पहला पेयर आपने जोड़ा है, यानी कि पहली 3 संख्या का जोड़ आपने निकाला है तो आपको मिला है कितना 127। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिला है 3 2 1। आप ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या बन रहा है उसके अंकों का योगफल सीरीज के फॉर्म में आ रहा है। इस संख्या में अंकों का योगफल 3 है, इस संख्या में अंकों का योगफल 2 है, इस संख्या में अंकों का योगफल 1 है। तो इन्हीं सब के अंकों का योगफल बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। फिर आगे जब हम यहाँ पर से अगली 3 संख्या, एक पेयर जब बीच में लेंगे, अगली 3 संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो फिर संख्या का योगफल बनेगा। इसमें कितना है 4 है, तो फिर आगे वाली संख्या होगा उसमें 1 जो होगा वह 5 बार होगा, तो होगा 4 5 और फिर हो जाएगा 6। यानी अगली जो संख्या आप लोगे उसमें 1 की कुल संख्या 6 हो जाएगा। फिर आगे की 3 संख्या आप लिखोगे तो उसमें सीरीज जो बनेगा वह क्या होगा, जैसे 1 2 3, पहली 3 संख्या का जोड़ इतना, अंतिम 3 संख्या का जोड़ इतना, फिर अंतिम 3 संख्या जो होगा उसका जोड़ कितना होगा, फिर 7 8 और 9। यानी कि यहाँ से जब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 1 संख्या है तो जोड़ 1 मिला, यहाँ पर 2 संख्या है तो जोड़ 2 मिला, यानी डिजिट सम 2 बन रहा है। यहाँ पे एक संख्या जो है इसमें डिजिट सम 3 बन रहा है, फिर यहाँ पर जो नंबर है इसका डिजिट सम 4 बन रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या होगा उसका डिजिट सम 5 बनेगा, यहाँ पर जो संख्या होगा उसका डिजिट सम 6 बनेगा, फिर बीच में जो संख्या होगा उसका डिजिट सम 7 बनेगा, फिर इस संख्या के बीच में जो नंबर होगा उसका डिजिट सम 8 होगा, फिर यहाँ पर जो नंबर होगा उसका डिजिट सम जो होगा वह 9 होगा। तो इन सब का जोड़ आपने निकाल दिया है कुल मिलाकर इतना। अब ये जो जोड़ आपको संख्या मिला है, इस संख्या के अंकों का योगफल निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सबका जोड़ निकालते हैं। 9 8 17 होता है, 17 और 7 कितने होते हैं 24 24 34 30 5 35 35 4 39 39 3 42 42 3 कितना आ रहा है 45। और यही सवाल का उत्तर है। इन सब का जोड़ जो होगा, इन सब के जोड़ के बाद आप जो एक नंबर मिलेगा, इन सब का जोड़ हमने निकाल दिया इतना। इसमें जो एक संख्या बनी है उसमें अंकों का योगफल बन रहा है कितना 45, और यही सवाल का उत्तर है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर इस सवाल का क्या था, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 123 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि ये +3 +4 +5 5 5 इस तरीके से लिखा गया है। प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सीरीज कुछ इस प्रकार से है कि 1 + 3 1 + 3 + 4 + 5 +4 + 5 +7 +7 +7 +7 +7 प्लस 10 + 9 10 + 9 10 + 9। इस प्रकार से प्रथम 40 पद का योगफल कितना होगा, प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। जो ये सीरीज बन रहा है, इस सीरीज के प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा, इस सीरीज के प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। अब ध्यान से देखिएगा ये सीरीज किस टाइप का बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1 + 3 यानी कि 2 का, यहाँ पर 1 का, मतलब कि ये सीरीज नहीं बन रहा है, एपी का सीरीज नहीं बन रहा है। इसमें कुछ चीज़ें और हमें ध्यान रखनी है। कैसे वो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। यहाँ से अगर मैं इस नंबर को जोड़ता हूँ तो दोनों के बीच का अंतर 3 आ रहा है।
फिर इस संख्या को इस संख्या से मैं जोड़ता हूँ तो फिर डिफरेंस 3 का आ रहा है, फिर इस संख्या से इस संख्या को जोड़ता हूँ तो डिफरेंस 3 आ रहा है। इसका मतलब इस सीरीज में दो पेयर बन रहे, दो सीरीज बन रहा है। ये जो नंबर्स लिखा गया है एक सीरीज बनाया गया है, इसमें दो सीरीज बनाया गया है। एक सीरीज बन रहा है 1 4 7 10 इस प्रकार से आगे जाएगा जहाँ पर 3 3 का गैप होगा, और दूसरा जो सीरीज बन रहा है वह बन रहा है 3 + 5 + 7 + 9 और ऐसे ये जाएगा 40 टर्म्स तक। तो इन सभी का सम कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो दो सीरीज बन रहा है, एक सीरीज x1 है और दूसरा जो सीरीज है वह x2 है। x1 में जो नंबर्स दिया गया है वह है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस ऐसे ही जाएगा, कितना कितना का अंतर हो रहा है 3 3 का, फिर 13 जाएगा और इसी तरह से ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा 20 टर्म्स, क्योंकि इसके प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा, इसके प्रथम 40 पदों का योगफल कितना होगा। तो इसमें जो x1 में जो सीरीज बनेगा उसमें कुल कितने टर्म्स होंगे, तो आपको 20 टर्म होंगे, क्योंकि इस सीरीज का प्रथम 40 पदों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर दो सीरीज बन रहे हैं। x1 में जो सीरीज बन रहा है वह कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वह 20 होगा। दूसरा जो सीरीज बन रहा है वो बन रहा है 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वह कितना हो जाएगा 20 होगा। तभी जाकर x1 और x2 को जब आप जोड़ोगे, x1 और x2 को जोड़ोगे तो आपको कुल कितने नंबर्स का सम मिलेगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वह कितना हो जाएगा 20 + 20 यानी कि 40 हो जाएगा। मतलब कि x1 में भी 20 पद है, x2 में भी 20 पद है, इन्हीं दोनों का जोड़ जो होगा वह इस सीरीज को बनाएगा और इसमें कुल 40 पद आ जाएंगे। तो इन्हीं दोनों सीरीज का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले x1 का हम सम निकाल लेते हैं। x1 का सम कितना होगा वो देखिए, ये भी एक AP का सीरीज में, AP का सीरीज है जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 20 दे रखा है। तो x1 का सम हो जाएगा n/2 यानी कि 20 / 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट टर्म अपने को नहीं पता है, लास्ट टर्म अपने को नहीं पता है, तब भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। कैसे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो 20 में से 1 घटाएंगे 19 और 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 19 तिया कितना हो जाएगा 57। तो प्रथम यानी कि ये जो x1 सीरीज बनाया है इसका सम आपको मिल गया है कितना 57 + 2 59। तो इसका सम आपको मिल गया है 10, ये हो जाएगा 10 और गुने कितना हो जाएगा 57, ब्रैकेट का सम आपको मिल गया कितना 57 2 59। तो इसका सम आपको कितना मिलेगा 590। x1 का सम आपने निकाल दिया है कितना, x1 का सम आपने निकाल दिया है। x1 इस सीरीज का जो सम हो जाएगा, इस सीरीज का सम जो होगा वह हो जाएगा 590, इस सीरीज का जो सम होगा वह हो जाएगा 590। अब अपने को चाहिए ये जो x2 बन रहा है सीरीज, इस सीरीज का सम। तो x2 जो सीरीज बन रहा है उसका सम कितना होगा, तो इसमें a1 की वैल्यू आपको दिया गया है 3, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस यानी d1 की वैल्यू आपको दे रखा है 2, कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का अंतर हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है, और n नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह इसमें भी 20 टर्म्स है। तो इन सब का सम आपको निकालना है। तो x2 सीरीज जो बनेगा इसका सम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि 20 / 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू 20 है, 20 में से 1 माइनस होगा तो 19, 19 दूना 38। इस ब्रैकेट का सम कितना हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट का सम हो जाएगा 38 + 6 44, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10, तो 44 गुना 10 यानी कि 440। कितना आ जा रहा है 440। इसका मतलब ये हुआ कि x1 का सम x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू 590 है और x2 की वैल्यू आपके पास 440 है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0 9 4 13 3 बाकी 1 5 4 9 9 1 10 यानी कि 1030। ये जो सीरीज बन रहा है इस सीरीज के प्रथम 40 पदों का योगफल 1030 आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है 1030, कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी ये जो सीरीज दिया गया है इस सीरीज के प्रथम 40 पदों का योगफल जो होगा वह 1030 होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है बाबू लोग, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये जो सवाल दिया गया था इसमें कुल 2 सीरीज बन रहा था और हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कि इस सीरीज के प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा। तो इस सीरीज को हमने ध्यान से देखा तो इसमें 2 सीरीज बन रहा है, 2 तरह के सीरीज बन रहे हैं। एक x1 बन रहा है जहाँ पर गैप 4 4 का है, 3 3 का गैप है, और दूसरा सीरीज x2 बन रहा है जहाँ पर गैप जो है वह 2 2 का है। तो हमने पहले x1 का सम निकाल दिया क्योंकि दोनों सीरीज AP का है, तो x1 का सम अपने को मिला था 590, फिर हमने x2 का सम निकाल दिया जिसका सम अपने को मिला था 440, और फिर हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कि इन सब का सम कितना होगा। तो x1 + x2 कुल मिलाकर इसमें 2 तरह के सीरीज बन रहा था x1 और x2। हमें चाहिए इस सीरीज का योगफल मतलब कि x1 जोड़ x2 चाहिए। तो 20 टर्म इसका और 20 टर्म इसका, दोनों को जोड़ दोगे तो प्रथम 40 पदों का कुल योग हो जाएगा 1030, और यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको ध्यान रखना है कि सीरीज जो है उस सीरीज के पैटर्न को आपको पकड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर।
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 124 को, क्वेश्चन नंबर 124 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है p की वैल्यू 2, p का मान इतना है, q का मान इतना है, तो p माइनस q की वैल्यू कितना होगा। देखिए अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये CDS का सवाल है। सवाल में दिया गया है कि p की वैल्यू जो है ना, p का मान जो है, p की वैल्यू जो है वह 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये जा रहा है कहाँ तक, मतलब कि 14 का स्क्वायर अब प्लस ये डॉट 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 जा रहा है कहाँ तक, 94 के स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, q का मान जो है वह कितना जा रहा है, तो q की वैल्यू जो है वह है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, मतलब कि कितने कितने का अंतर हो रहा है, 4 4 का, फिर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और फिर ये जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, q की वैल्यू जो है वह 81 के स्क्वायर तक जा रहा है, 81 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इन्हीं दोनों का अंतर कितना होगा। जब इस p में से q को माइनस करोगे तो मान कितना आएगा, दोनों का अंतर क्या होगा, यानी कि p माइनस q की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता करना है। p माइनस q का मान कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा ये आपको चाहिए। और देखिए p माइनस q की वैल्यू हमें चाहिए, तो p माइनस q की वैल्यू को बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने को चाहिए p माइनस q की वैल्यू, तो अब p माइनस q की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अब इस p में से अगर आप q को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस फिर 10 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को हमें माइनस करना है, तो 10 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कहाँ तक, ये ब्रैकेट जाएगा, ऐसे ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये आपको बताना है, ये कहाँ तक जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो इस दोनों सीरीज को ध्यान से देखिएगा, तो जो p का वैल्यू है उसमें से q की वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, और p की जो वैल्यू होता है उससे एक कम q की वैल्यू होता है। तो इन दोनों सीरीज का जो लास्ट वाला डिफरेंस होगा, स्क्वायर का डिफरेंस, वो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, क्योंकि ये 81 का स्क्वायर जा रहा है, अंतिमा इस सीरीज का जो अंतिमा पद है वह 81 का स्क्वायर है, तो ये किससे माइनस होगा, किससे माइनस हुआ होगा, तो आप कहोगे ये घटा होगा 82 का स्क्वायर और माइनस 81 के स्क्वायर में से। घटा होगा कि नहीं घटा होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल घटा होगा, क्योंकि ये इसी पैटर्न पे चला जा रहा है कि नहीं है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि p के 2 के स्क्वायर में से q के 1 के स्क्वायर को माइनस किया, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही ये चलता जाएगा कहाँ तक, ये q की वैल्यू जो है वह 81 का स्क्वायर है, तो p का अंतिम पद जो होगा वह इससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आपने q के तो सारे टर्म्स को आपने ले लिया है, इन दोनों में से इसको आपने माइनस कर दिया है इस तरीके से। अब p के कुछ टर्म्स बच रहे हैं, कौन सा टर्म्स बच रहा है वो देखिए, कितना कितना का गैप हो रहा है, कितना कितना का, तो 4 4 का गैप हो जा रहा है, 4 4 का गैप हो जा रहा है, सब में 4 4 का गैप जा रहा है। तो p का जो लास्ट टर्म आपने यहाँ पे लिखा है वो 80 का स्क्वायर लिखा है, तो p के कितने टर्म्स और बच गए हैं, चूंकि 4 4 के गैप पे लिखा गया है, तो आपने 82 का स्क्वायर अगर आपने लिख लिया है, तो और कितने टर्म्स p के बच गए हैं, तो आप कहोगे p के और टर्म्स हो जाएगा, अगला टर्म्स जो होगा p का जो अगला टर्म्स होगा वह 86 होगा, 82 प्लस 4 यानी कि 86 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बनाएगा वह बनाएगा 86 का स्क्वायर, इसको मैं नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये बनाएगा 82 प्लस 4 यानी कि 86 का स्क्वायर, फिर इसमें 4 जोड़ोगे तो ये बना देगा, अगला पद जो होगा वह हो जाएगा 86 प्लस 4 90 का स्क्वायर, फिर चूंकि अंतिम पद 94 है तो ये हो जाएगा कितना, 94 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये जो सीरीज बना है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर अब प्लस 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, इन्हीं सब का सम आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, इन सब का तो सम हम लोग बाद में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्क्वायर हमें लिखना है। बस यहाँ पर जो एक सीरीज बन रहा है, इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, बस दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस को ही हमें लिखना होगा। तो देखिए 2 के स्क्वायर में से 1 घटाओगे, मतलब कि p माइनस q की वैल्यू आप लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 में से 1 घटाओगे 3 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 में से 25 घटाओगे 11 हो जाएगा, प्लस 100 में से आप 81 को घटा रहे हो तो हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि यहाँ पर एक सीरीज बन रहा होगा AP का, देखिए गैप कितने कितने का है, तो आप कहोगे 8 8 का गैप है, दैट मीन इसका मतलब ये होगा कि ये सीरीज AP का होगा। 19 है तो अगला पद जो होगा वह 27 आ जाएगा, फिर अगला पद जो हो जाएगा वह इसमें 8 जोड़ के 35 ला दीजिए, मतलब ये सीरीज जो बनेगा वह AP का बन रहा है। ये सीरीज जो बनेगा, ये सीरीज जो बन रहा है
वह एपी का बन रहा है। और ये सीरीज का लास्ट टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। इस सीरीज का अंतिम पद कौन सा होगा ये आप हमें बताइए, यानी इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये अंतिम पद इस सीरीज का है, लेकिन इसमें ये लास्ट 3 टर्म का स्क्वायर भी आपको ऐड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, तो हमें लास्ट वाला टर्म निकालना है, 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर निकालना है। तो अब यहां पर आप या तो फंस जाओगे या फिर सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे फंस सकते हो, अगर आपको स्क्वायर अच्छे से नहीं पता है, 1 से देखिए 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अगर आपको पता है, आप डायरेक्ट जवान पे रखते हो तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है या फिर दोनों का डिफरेंस ही लिख देना है आपको। लेकिन अगर स्क्वायर ही आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। पहला चीज आपको इन दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो 82 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो देखिए 82 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 6724। कैसे होता है वो देखिए, 81 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 6561। ये दोनों का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर निकालने का टेक्निकल जो होता है, टेक्निक जो होता है वह क्या होता है, टेक्निकल मेथड क्या होता है वो देखिए। बस हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट तो अपने को पता है 4 है, ये बात अपने को पता है, और कैरी कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों का को कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं वो देखिए, इन दोनों को गुना करना है 8 गुना 16, और फिर यहाँ पर जितना पावर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 गुना 16, 16 गुना कितना हो जाएगा 32, 32 के 2, अब बाकी आपको कितना मिल जाएगा 3। फिर यहाँ पर जो इस संख्या का 10 प्लेस 2.5 अंक होगा उसका स्क्वायर आप लिख दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 आप प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 82 का स्क्वायर होता है 6724। 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 का स्क्वायर इसी प्रकार से आप लिख दोगे 6561 लिख दोगे। क्यों, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना 9, 8 दुना 16, 16 के 6, बाकी 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 ही 8 64, 64 1 65, तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब आपको चाहिए इन तीनों नंबर्स का भी स्क्वायर, तो इन तीनों नंबर्स का भी आप स्क्वायर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 86 का स्क्वायर हो जाएगा 6, कैरी आपको मिल जाएगा कितना 3 हो जाएगा। 8 6 48 दुना 96, 96 3 कितना हो जाता है 99, 99 के 9 बाकी 9, 8 ही 8 64, 64 और 9 कितना होता है 73, ये हो जाएगा। 86 का स्क्वायर होगा 7396। फिर 90 का स्क्वायर आपको पता ही है 8100 होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 9400 का स्क्वायर आपको पता करना है, तो 9400 का स्क्वायर कितना होगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बाकी 1 हो जाएगा। 9 चौक 36 दुना 72, 72 1 73 के 3 बाकी 6 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 6 कितना होता है 87, यानी कि 8736 आपको मिल गया है। बस यहाँ पर अब आपको लिखना है। देखिए कैसे हम लिखते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिएगा 82 के स्क्वायर में से 81 के स्क्वायर को आपको माइनस करना है। तो 6724 में से आप 6561 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 1 घटेगा 3 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 12 में से 6 घटेगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा 1 मिल जाएगा, और ये खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपको मिला, यानी कि जो इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, उसका अंतर जो होगा वह कितना हो जाएगा 163 होगा। अब प्लस अब इन तीनों का सम आपको निकालना है। क्या निकालना है, अब इन तीनों का सम निकालना है। तो देखिए 86 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला है 7396, अब प्लस 90 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला है 8100, अब प्लस 94 का स्क्वायर 8736, 94 का स्क्वायर 8736। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा भरा हुआ है। अब देखिए इन सब का सम आपको पता करना है। यहाँ से यहाँ तक का पहले जो सीरीज बन रहा है उसका आपको सम चाहिए, फिर इसका सम आपको चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शन का हम सहारा लेने वाले हैं। देखिए क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा क्या, इस सीरीज का सम तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस सीरीज के जो यूनिट डिजिट है, ये जो सीरीज बन रहा है इसके सम का यूनिट डिजिट ऑप्शन में सेम तो नहीं दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 124। अच्छा 124 के ना 3 ऐसे ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट सब जगह सेम है। ठीक है, बाकी के एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिसका यूनिट डिजिट अलग है। अच्छा सारे ऑप्शंस जो है ना, सारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 124 का, उसमें टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो अलग अलग है। मतलब कि इस सीरीज का आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो आप आंसर कंफर्म कर सकते हो। तो लास्ट 2 डिजिट भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, हम कैसे लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं इस सीरीज के सम का, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इस एपी के सीरीज का आपको सम करना है। ये जो सीरीज एपी का बना है इसका सम आपको चाहिए। तो देखिए ये जो सीरीज एपी का बना है इसमें कॉमन डिफरेंस 8 है सबका, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 163 है। तो इस एपी के सीरीज का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स हो जाएगा n/2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप कोई बता सकते हो क्या? नंबर्स ऑफ टर्म्स आप निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इस सीरीज के, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 160 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यानी 8 अब प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 20 अब प्लस 1 21। यानी इस एपी के सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 21 है। फर्स्ट टर्म जो है वह 3 है, कॉमन डिफरेंस 8 है। तो इस सीरीज का सम जो हो जाएगा वह हो जाएगा n/2 यानी 21/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 163 प्लस 3 166, यही हो जाएगा।
ये हो जाएगा इस AP का सीरीज का सम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा कितना 83 दूना 166। आप इसको डायरेक्ट 83 लिख सकते हो, 21 गुना 83, 21 गुना 83, 21 गुना 83, ठीक है, 21 गुना 83। अब इन सब का सम आपको लिखना होगा, इसके स्क्वायर का सम 7396 प्लस 8100 अब प्लस 8736, यही है ना। अब देखिए इनसे इन सब के सम का अपने को लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, जो भी नंबर्स हैं, क्या था 8736 है ना, 8736, इन सब के सीरीज का लास्ट 2 डिजिट अपने को चाहिए था। तो लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब 21, 83, 96, 00 और 36, इन सब का जो सम आएगा, अपना आंसर जो होगा उसका लास्ट 2 डिजिट आएगा। तो देखिए इस नंबर को हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 0 है। तो 0 में किसी भी नंबर को आप ऐड करोगे तो वो नंबर स्वयं आ जाएगा। तो इस नंबर को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए इसका मल्टीपल सबसे पहले आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा कितना 21 दिया 63 का 3 बाकी 6, 21 8 कितना हो जाता है भाई 168, 168 और 6 कितना होता है 168, 6 74 हो जाएगा, 674 यानी 74, यही होगा ना, 743 ही होगा ना, ठीक है। 83 को जब हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 83, 8 3 दूना 6, 8 दूना 16, ठीक है, 3 8 6 14 4 बाकी 1 6 1 7 1 यानी कि 1743 आ रहा है भाई, 1743 आ रहा है, ठीक है, 1743 देख लीजिएगा। 21 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक बात है 2000 के आसपास वाली संख्या आपको मिलेगा, है ना। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 3 8 6 14 4 बाकी 1 8 दूना 16 है 1 17 यानी कि 1743। आपको चाहिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, तो आप 43 ही लिख दीजिए। इन दोनों नंबर्स का भी लास्ट 2 डिजिट आप रख दीजिए। 43 प्लस इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 96 प्लस इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 36। अब इन सब का आप सम निकाल दीजिए। तो देखिए 6 6 12 12 3 15 का 5 बाकी 1 यानी जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब जो नंबर आपको आंसर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाला है वो देखिए 9 3 12 12 4 16 16 1 17 यानी जो भी संख्या आपका उत्तर होने वाला है उसका लास्ट 2 डिजिट 75 होना चाहिए। तो देखिए कौन सा एक ऑप्शन है जिसका लास्ट 2 डिजिट 75 बन रहा है, तो आप पाओगे एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 26,075, यही आपका उत्तर आ जाएगा। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर दीजिए, सबका सम आप निकाल दीजिए तो आपको उत्तर मिलेगा 26,075 यानी कि P माइनस Q का मान हो जाएगा कितना 26,075। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। देखिए आपको लग रहा होगा कि इस छोटे छोटे से सवाल में मैं कितना सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा समय लगा रहा हूँ। आप खुद सोचोगे ये सवाल जो है वो कैलकुलेटिव है कि नहीं, आप खुद सोचिए, अपने आप से विचार कीजिए। और वैसे भी ये CDS का सवाल है तो बहुत सारी कैलकुलेशन है इसमें। सबसे पहले तो अगर इन सबका स्क्वायर आपको याद है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सबका स्क्वायर निकाला, सबका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर की, तो समय हमें लगा इस सवाल को सॉल्व करने में। बाकी सवाल में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन है। और यही छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आप एग्जाम में कहीं पर भी मिस्टेक करते हो तो आंसर आपका गलत हो सकता है। बाकी सवाल को कैसे शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है वो तरीका मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए ये सारी मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे लगता है आप पहली बार सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो कैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी सोचिए इसी सवाल पर अगर आप 2-3 बार आप थिंक कर लेते हो, 3-4 बार इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर लेते हो तो जो पैटर्न जो सवाल आपको मिलेगा दोबारा इस तरह के सवाल होंगे, क्या उसमें उस सवाल को सॉल्व करने में इतना समय लगेगा? नहीं। तो उस तरह के सवाल, वैसे भी ये सवाल जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव है। कम से कम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको पता करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 इज 12, यानी कि 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होते हैं। स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है वह दिया गया है कि 72 के कुल 12 गुणनखंड होते हैं। 72 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स होते हैं? 12 फैक्टर होते हैं। क्या ये सही है? तो आप निकाल दीजिए 72 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2, 9 8 72। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे वह कितना होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 और 4 तिया 12। पावर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स के जो पावर होते हैं उस पावर में अपने मन से एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। तो 3 + 1 4 और 2 + 1 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल 400 होता है। प्रथम 40 विषम संख्या का योगफल, प्रथम 40 विषम संख्या का जो योग होता है, प्रथम 40 विषम संख्या का योग जो होता है वह 400 होता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। प्रथम 20 यहाँ पर दिया गया, प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल जो होता है वह 400 होता है। तो देख लेते हैं प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल। प्रथम 20 विषम संख्या बोला है तो इसका मतलब जो सीरीज बनेगा वह 1 3 5 7 और ऐसे जाएगा कहाँ तक? 20 टर्म्स तक जाएगा, अपने को पता है। ठीक है, प्रथम 20 पद तक जाएगा।
ये अंतिमा विषम संख्या नहीं है, ये 20 टर्म्स जाएगा इसी तरीके से। तो ये जो AP का सीरीज बन रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, तो इस सीरीज का सम हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए इस AP के सीरीज का, तो 20 - 1 हो जाएगा कितना 19 अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 है। अच्छा ये लास्ट टर्म थोड़ी है, यहाँ पे n की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको सवाल में दिया गया है, तो डायरेक्ट सम निकाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सम ऑफ n नंबर्स जो हो जाएगा प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू जो है वह 1 है, प्लस n - 1 इंटू d, n - 1 20 में से 1 घटेगा 19, 19 दूना कितना हो जाएगा 38। ठीक है, इन सब का हम जोड़ निकालते हैं। 38 दूना कितना होता है 40, इसको आप डिवाइड करोगे तो 10, यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना 10, यानी कि आप देखिए 40 गुना 10 जो होगा वह कितना होगा 400। अब सेकेंड स्टेटमेंट बोला था कि सेकेंड स्टेटमेंट में बोला था कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वह 400 होता है। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अभी हम लोगों ने निकाला प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल जो है वह 400 ही आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो अब हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं बिना थर्ड स्टेटमेंट पर जाए हुए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर एक बात तो अपने को पता है कि 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है, केवल 1 और 2। अच्छा थर्ड स्टेटमेंट को भी लेना पड़ेगा, अन्यथा आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगा वो देख लीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बनेगा वो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अच्छा 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है वह 97 होता ही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है वह 100% सही है। इसका मतलब 125 का आंसर जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे स्टेटमेंट जो है वह सही हो रहे हैं, तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि 3 + 3 -12 प्लस 5 -14 +7 और ऐसे ये सीरीज जा रहा है कहाँ तक, ये सीरीज जा रहा है 60 पदों तक जा रहा है, 60 टर्म्स तक जा रहा है। तो आपको पता करना है इस सीरीज के प्रथम 60 पदों का योगफल कितना होगा। इस सीरीज के प्रथम 60 पदों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए कैसे इस सवाल से हम लोग निपटते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको 2 तरह के सीरीज दिख रहे होंगे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए एक -10 है, -12 -14 फिर -16 आएगा, मतलब एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। दूसरा सीरीज बन रहा होगा 1 + 3 + 5 + 7 फिर आएगा +9 +11 और ऐसे ही ये जाएगा कहाँ तक जाएगा 60 टर्म्स तक जाएगा। तो इसमें 2 तरह के सीरीज बन रहे हैं और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इस सीरीज के प्रथम 60 पदों का योगफल कितना होगा। तो मैंने अभी आपको कहा कि इसमें 2 तरह के सीरीज बन रहे हैं, एक सीरीज बन रहा है x1 और x1 का नेचर जो है वह है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ... जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा 30 टर्म्स तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 30 टर्म्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 30 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। दूसरा सीरीज बन रहा है x2, जिसका फर्स्ट टर्म है -10 फिर है -12 फिर है -14 और ये सीरीज ऐसे ही जा रहा है कहाँ तक 30 टर्म्स तक जाएगा। ये भी जाएगा 30 टर्म्स तक। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज बना है A, इसके प्रथम 60 पदों का योगफल कितना होगा। अब हमने ध्यान से देखा कि इसमें 2 तरह के सीरीज हैं। एक सीरीज x1 है जो बना रहा है 1 + 3 + 5 5 + 7 ... ऐसे जा रहा है। फिर दूसरा सीरीज जब बना रहा है x2 जो कि -10 -12 -14 -16 -18 ये भी ऐसे चलता जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि सीरीज A के प्रथम 60 पदों का योगफल। तो यहाँ पे जो x1 बना है, ये जो सीरीज बन रहा है इसमें प्रथम 30 पद होंगे और इस सीरीज के भी प्रथम 30 पद होंगे। इन दोनों सीरीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आपको प्रथम 60 पदों का योगफल नहीं मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल, इस सीरीज के 30 पद और इस सीरीज के 30 पद, इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीरीज A बनेगा इसके प्रथम 60 पदों का योगफल आपको मिल जाएगा। यानी कि 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 टर्म हो जाएगा। आपने बनाया है x1, इस x1 का हम सम निकालते हैं। ये जो सीरीज आपने बनाया है x1 1 + 3 + 5 + 7 + ... इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 30 टर्म तक जा रहा है। तो इन 30 पदों का योगफल कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर ये सीरीज AP का है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वह 2 का है, फर्स्ट टर्म A है तो इसका सम आप निकाल सकते हो। सम ऑफ n नंबर्स होता है n/2, तो n की संख्या n जो है वह 30 है /2 इंटू ये हो जाएगा 2a + n-1, तो 30 - 1 29 29 गुने 2 ये हो जाएगा कितना 58, यही हो जाएगा 58।
होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने आपको कहा सम ऑफ n नंबर्स बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू हमें पता है 30 है, 30 में से -1 हो जाएगा तो 29, 21 को कॉमन डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? मिल जाएगा 58। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस सीरीज के प्रथम 30 पदों का योगफल जो है, इस AP के सीरीज के प्रथम 30 पदों का योगफल जो होगा वह होगा 60। ये बन जाएगा 30 × 60/2। क्षेत्रीय 1800 को 2 से डिवाइड करोगे 900। इसका मतलब प्रथम x1 जो ये सीरीज बन रहा है, इस सीरीज के प्रथम 30 पदों का योगफल 900 मिला है। अब x2 नामक एक और सीरीज बन रहा है। ये सीरीज कुछ ऐसा है -10, -12, -14, -16 और ऐसे ही ये जा रहा है कहाँ तक? 30 टर्म्स तक जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू आपको दिया गया है, वो भी 30 टर्म्स तक जाना है। तो इस सीरीज का सम आपको निकालना है। तो हमें पता है कि ये भी सीरीज जो है वह AP का ही सीरीज है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वह -2 है। इस AP के सीरीज का कॉमन डिफरेंस जो है वह कितना है? -2 है। और इसके फर्स्ट टर्म जो है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वह -10 है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 30 है। तो इस सीरीज का सम ऑफ n नंबर्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी इस सीरीज के प्रथम 30 पदों का योगफल हो जाएगा 30/2 × 2a। 2a यानी कि 2 × a की वैल्यू जो है वह -10 है। अब प्लस n - 1 × d। n की वैल्यू हमें पता ही है 30 है। 30 में से 1 घटेगा 29। 29 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 29 को अब हमें इस सीरीज का भी सम चाहिए जिसका फर्स्ट टर्म -10 है, लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 30 है, कॉमन डिफरेंस अपने को पता है -2 है। तो इस सीरीज का सम हो जाएगा सम ऑफ n नंबर्स, यानी कि प्रथम 30 पदों का योगफल हो जाएगा 30/2 यानी कि n/2 × 2a। a की वैल्यू -10 है तो -10 2a + n - 1। तो n की वैल्यू जो है वह 30 - 1 यानी कि 29 बनाएगा इंटू d। 29 माइनस का 2 ये हो जाएगा कितना? माइनस का कितना हो जाएगा? 58। ये माइनस का 58 बना देगा, माइनस का 58 बना देगा, यही बना देगा ना, माइनस का 58 बना देगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप ऐसे रहने दीजिए। 30/2 गुने ये हो जाएगा कितना? -20 माइनस का 58 यानी कि माइनस का 78। ये हो जाएगा कितना? माइनस का 78। ये हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा भाई लोग? ये हो जाएगा कितना? आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 39 हो जाएगा। और 30 को 39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे कि 39 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 0। ये हो जाएगा 9 × 27 के 2 बाकी 2 और 3 × 9 9 2 11। आपको मिल रहा है 0711 यानी 1170। ये भी 1170 जो होगा वह माइनस का 1170, माइनस का 1170। हमसे क्या पूछा जा रहा था कि इस सीरीज का सम कितना होगा, इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। तो अभी आपने निकाला है x1 की वैल्यू जो है, इस सीरीज का सम आपने निकाला था 900। यहाँ पर निकाला था इस सीरीज का जो x1 था, इस सीरीज का सम आपने निकाला था 900। दूसरा जो सीरीज बन रहा है x2, इस सीरीज का भी सम आपने निकाल दिया है माइनस का 1170। x2 नामक जो सीरीज है इसका सम आपने निकाल दिया है माइनस का 1170। अब इन्हीं दोनों का जोड़ आपको चाहिए, जोड़ चाहिए आपको x1 + x2। तब इन दोनों को जोड़ोगे तो a मिलेगा और इस सीरीज के प्रथम 60 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जा रहा है कितना होगा? देखिए ये 1170 है और ये 900 है, ये इससे कितना कम है ये बताइए? 1170 में से 900 अगर घटाते हो तो आपको मिल जाएगा 270। 9 2 11 होता है यानी कि 270, लेकिन ये किस में? माइनस में। इसका मतलब इस सीरीज के प्रथम 60 पदों का योगफल जो होगा वह माइनस का 270 होगा, माइनस का 270 होगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा, माइनस का 270। कौन सा ऑप्शन दिया गया भाई लोग? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल बन रहा है, चूंकि कैलकुलेशन भर भर के आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने में जितना आप समय लगाओगे उतना ही लगेगा। बाकी इस सवाल में कोई टफ नहीं है, बस आपको सीरीज को समझना है कि सीरीज का जो पैटर्न है वो आप किस टाइप का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। मैंने आपको बताया ऑफ दिस, यानी ये जो सीरीज बन रहा है उसका सम कितना होगा ये आपको पता करना है। देखिए सवाल दिया गया है 99.11/99 प्लस 99.13/99 प्लस 99.15/99 प्लस डॉट 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 ये जा रहा है कहाँ तक? 99.67/99 यहाँ तक जा रहा है। इन सब का सम आपको पता करना है। इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपको निकालना है। इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 127 के सारे क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया है जो सीरीज है, इसमें आप भूल से भी 99 को कॉमन मत ले लीजिएगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 99 जो है वह सब में है, तो 99 कॉमन कभी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 99.11/99। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे आप रीअरेंज कर सकते हो 99 + 11/99, राइट।
इन 99.13/99 कहने का मतलब 99 प्लस 13/99 ऐसा है। 99.15/99 कहने का मतलब 99 प्लस 15/99 ऐसा कुछ लिखा गया है। अब प्लस डॉट डॉट 99.67/99 कहने का मतलब 99 प्लस 67/99। इन सब का अपने को सम चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 99 जो होगा वह कतई कॉमन नहीं हो सकता, कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब का अलग अलग है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, इसमें 13, इसमें 15, इसमें 67 करेंगे तो 99 कॉमन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 99 इंटीजर्स वाला पार्ट है उन सब का काम हम सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये जो 99 बन रहा है 99 99 99 ऐसे करके जो ये बनाया गया है, लिखा गया है, उसका काम मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ। ये जो इंटीजर वैल्यू है 99 उसका काम मैं पहले करना चाहता हूँ। मतलब ये जो सीरीज बनाया गया है इसमें इस सीरीज में 99 कुल कितनी बार लिखा गया है, 99 का सम मैं निकालना चाहता हूँ। तो कैसे पता चलेगा? आप कहोगे सर ध्यान से देखिएगा, ये जो सीरीज बन रहा है उस सीरीज के इस इंटीजर पार्ट्स और इसके डिनोमिनेटर पार्ट को ध्यान से देखिए। ये सब जगह समान है, बस इस सीरीज में अंतर जो हो रहा है वह इसके न्यूमरेटर पार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये 11 से 13 हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है, आगे 15 से 17 हो जाएगा और फिर ये जा रहा है कहाँ तक, 67 तक जा रहा है। मतलब कि ये सीरीज जो है वह एपी का है, ये सीरीज जो है वह एपी का है। तो इस एपी के सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो भी n की वैल्यू जो होगा वह 99 की भी वैल्यू होगा, और वही इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की कुल संख्या कहलाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस एपी के सीरीज में पदों की कुल संख्या कितनी होगी। ये जो 99 प्लस 11/99 है, 99 प्लस 13/15 है, 99 है, ये 99 कुल कितनी बार लिखा गया है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है, इस सीरीज में पदों की कुल संख्या क्या होगी ये हमें जानना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा ये देख लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी ये सीरीज आपको दिखेगा 11 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस डॉट 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 ये जा रहा है 67 तक, ऐसा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये सीरीज एपी का है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस जो है वह सब जगह समान आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सब जगह अगर समान है इसका मतलब ये सीरीज एपी का है। और अगर ये सीरीज एपी का है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे यानी इस सीरीज के पदों की कुल संख्या होगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 67 में से 11 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 56। 56 को आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करोगे यानी कि 2 से डिवाइड करोगे, अब फिर इसमें +1 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 28 + 1 यानी कि 29। मतलब कि हमें ये पता चल गया है कि ये जो सीरीज बनाया गया है 99 प्लस 11/99, 11 प्लस 13/99, 11 प्लस 59, 15/99 और इसी तरीके से ये 99 प्लस 67/99 लिखा गया है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 29 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में 99 जो है वह कुल कितनी बार लिखा गया है? तो आप कहोगे 29 बार लिखा गया है। 99 जो है वह कुल 29 बार लिखा गया है। तो अब हमने 99 को, सारे 99 को हमने जोड़कर लिख दिया है 99 गुने 29। सारे 99 यानी ये जो इंटीजर्स वाला 99 है इन सब का सम हम लोगों ने निकाल दिया है 99 × 29। अब बच गया क्या? बच गया ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 11/99, 13/99, 15/99, ये सारे टर्म्स बच गया है। तो इन सब का सम हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 99 प्लस डॉट 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 67 डिवाइडेड बाय 99। अब इन सब का हमें सम निकालना है। तो अब देखिए, अगर आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखेगी। कॉमन वो दिखेगी कि यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर जो है वो 99 है। अगर सबका डिनोमिनेटर अगर 99 ही है तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 99 ही हो जाएगा। तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं कि सारे नोमिनेटर जो होंगे वही जोड़कर इस सम का समेशन कहलाएगा, है कि नहीं है? तो अगर सबका डिनोमिनेटर सेम ही है तो मैं क्या करता हूं कि इस 99 को मैं ब्रैकेट से बाहर कर देता हूं। आप चाहो तो ब्रैकेट से बाहर भी कर दो या फिर यहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूं वो देखिए, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 × 29 अब प्लस इस 11/99 प्लस 13/99, 15/99, 67/99। यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 99 आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऊपर में जो ये एपी का सीरीज बन रहा है इस एपी का सीरीज का हम सम निकालना चाहते हैं। मतलब ये जो सीरीज बन रहा है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 ये 67 तक जा रहा है, इस एपी के सीरीज का हम लोग सम निकालना चाहते हैं। तो कैसे सम निकालेंगे? आपको पता है इस एपी के सीरीज में कुल 29 पद है, नंबर ऑफ टर्म जो हुआ 29 है। फर्स्ट टर्म आपको पता है 11 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका सम कितना होगा? तो सम ऑफ n नंबर्स हो जाएगा n/2 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 67 प्लस 11 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा? 39 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना से? 39 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी ऊपर में जो ये इन सारे नंबर्स का जो एलसीएम हो जाएगा 99 99 99, एलसीएम 99 हो जाएगा। ऊपर में बच जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 तक 67 तक जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर का सम अभी हम लोगों ने निकाला है, ये कितना निकाला है हमने?
29 गुने 39। कोई आपत्ति आपको होना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम 99 लिख दिया है और ऊपर में जो नंबर लिखा गया 11 + 13 + 15 डॉट 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 67 तक गया है, उन सब का सम आपने एपी के जरिए निकाल दिया है 29 गुने 39। अब इस सवाल को आप देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो ध्यान से देखना है। इसको नीचे वाले कैलकुलेशन जो था उसको मैंने मिटा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा हो, 29 है और यहाँ पर भी 29 है। तो जब आप 29 को आप कॉमन करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 99 अब प्लस यहाँ पर है जो है वह 39 डिवाइडेड बाई ये क्या 99, राइट, क्योंकि ये 29 से 29 कट ही जाएगा तो इतना ही बचेगा, होगा कि नहीं बचेगा? तो बिल्कुल बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9801 और 9801 को मल्टीप्लाई जोड़ोगे 39 के साथ तो ये 9840 बनाएगा। तो ये बना देगा 29 × 9840 डिवाइडेड बाय 99। ये इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखिए इस सवाल का उत्तर क्या इस फॉर्म में है क्या, तो आप पाओगे क्वेश्चन नंबर 127 के सारे ऑप्शंस में जो डिनोमिनेटर है वह 33 है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वह 33 है और न्यूमरेटर पार्ट जो होगा वो इस टाइप का होगा, है कि नहीं है? अच्छा एक चीज़ बताइए, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 127 के अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर जो होगा वह 29 का मल्टीपल होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, यानी हमारा आंसर जो भी होगा वह 29 का मल्टीपल होगा, इतना बात आपको पता है। लेकिन 29 का मल्टीपल जो होता है वह चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि एक प्राइम नंबर का केस है, तो प्राइम नंबर चेक करना चाहते हो तो वहाँ पर सीड नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप पता कर सकते हो कि कोई नंबर 37 से डिवाइड है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। 29 से है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, 31 से कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जानना आपको होगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो फिर इस सवाल को आपको और नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इस सवाल को और आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे करोगे वो देखिए। अब देखिएगा चूंकि डिनोमिनेटर अगर 33 है तो इसका मतलब 3 से ये कटेगा, तो 3 से अगर काटोगे तो ये 33 बना जाएगा और ये 3 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो इसको 3 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6 3 8 24 और 1 0। इसका मतलब आपको उत्तर जो मिल रहा है वह मिल रहा है 29 गुने 3280 बटे 33, यही मिल रहा है। अब ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं है? अब आप मल्टीप्लाई 4 1 5 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 0 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 9 5 14 14 1 15 का 5 बाकी 1 6 2 8 कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, यानी कि 95,120 हो जाएगा। 94,120 नहीं, 95,120 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 95,120। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा अगर कहीं पर भी आपने एक कॉमन मिस्टेक कर दिया तो आंसर ही बदल जाता है। तो देखिए 95,120 कहाँ पे उत्तर आ रहा है, 95,120 बटे 33, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ना यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, कैसे? वो आप चाहो तो यहाँ से आप डिजिट कंसेप्ट लगा दो या फिर 29 का मल्टीपल लगा दो, वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपने लिखा है 29 × 3280, आपको पता है कि आपका आंसर जो भी होगा वह 4 का भी मल्टीपल होगा और 8 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 8 से भी डिविजिबल है। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे 4 से और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डिजिट सम का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, तब भी आप बिना कैलकुलेशन के यानी कि बिना गुना किए भी आंसर आप निकाल सकते हो। सवाल में दिया गया है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2, यानी कि दी गई श्रृंखलाओं में S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल कितना होगा, ये आपको पता करना है। 2 सीरीज दिया गया है, इन दोनों सीरीज में जितने भी कॉमन टर्म्स हो सकते हैं उन सारे कॉमन टर्म्स का सम कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बेहद ही आसान सवाल है। देखिएगा दोनों सीरीज मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। एक सीरीज है S1 और S1 जो सीरीज है वह कुछ इस प्रकार से है कि इसका फर्स्ट टर्म आपको सवाल में दिया गया है 2 है, सेकेंड टर्म 9 है, फिर 16 है और ये सीरीज ऐसे ही चल जा रहा है और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो आपको सवाल में दिया गया है 632 है, ठीक है। आगे सवाल में दिया गया है एक और सीरीज है S2 और इस सीरीज का फर्स्ट टर्म सवाल में दिया गया है 7 है और सेकेंड टर्म आपको दिया गया है 11 है और थर्ड टर्म आपको दिया गया है 15 है और ऐसे ही ये सीरीज चलता जा रहा है और इस सीरीज का लास्ट टर्म जो है वह 743 है। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है इन दोनों सीरीज के मध्य जितने भी उभयनिष्ठ पद हो सकते हैं उन सारे उभयनिष्ठ पदों का योगफल कितना होगा, ये आपको पता करना है। इन दोनों सीरीज के मध्य जितने भी कॉमन टर्म्स हो सकते हैं उन सारे कॉमन टर्म्स का सम अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो यही पता आपको करना है कि इन दोनों सीरीज के बीच कितने कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, तो ये जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सीरीज को थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा दीजिए। देखिए इस सीरीज को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज कैसे कैसे कितने कितने के गैप पे बढ़ रहा है। तो आप पाओगे इन दोनों के बीच गैप जो है वह 7 का है, तो इन दोनों के बीच भी गैप जो होगा वह 7 का है कि नहीं है। तो अगला जो पद होगा वह भी इसके साथ
इस संख्या में जब हम 7 जोड़ देंगे तो अगला पद आपको मिल जाएगा, यानी कि 7-7 के गैप पर संख्याएं बढ़ रही है। सीरीज जो बन रहा हुआ 7-7 के गैप पर चल रहा है, ये एपी का सीरीज है। तो अगला पद जो होगा वह 23 होगा, फिर अगला पद जो होगा वह इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 30 होगा, फिर 37 होगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा। और इस सीरीज का लास्ट टर्म आपको सवाल में दिया गया है 632 है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से S2 यानी ये जो दूसरा सीरीज है, इस सीरीज को भी थोड़ा सा आगे आप लेके जाइए, क्योंकि हमें कुछ कॉमन टर्म्स दोनों सीरीज से ढूंढना है, तब जाके हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये सीरीज जो चल रहा है दूसरा सीरीज S2, ये कितने कितने के गैप पे चल रहा है, 4-4 के गैप पे चल रहा है। तो इस सीरीज का अगला पद 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना 43 हो जाएगा, और इसी प्रकार से चलता जाएगा। और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म हो जाएगा वह 743 हो जाएगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों सीरीज के मध्य जितने भी कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, इन दोनों सीरीज के मध्य जितने भी उभयनिष्ठ पद हो सकते हैं, उन सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल कितना होगा, उन सारे कॉमन टर्म्स का सम कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए दोनों सीरीज का सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म्स ढूंढते हैं। दोनों सीरीज में जो भी कॉमन टर्म्स हो सकते हैं उन सारे कॉमन टर्म्स को हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों सीरीज का जो कॉमन टर्म्स होगा वह x होगा। अब ये x जो होगा वह सीरीज किस प्रकार से बनाएगा वो देख लीजिए। इन दोनों सीरीज में जितने भी कॉमन टर्म्स होंगे उस कॉमन टर्म्स को हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। देखिए इन दोनों सीरीज का सबसे पहले, इन दोनों सीरीज में जो सबसे पहला टर्म्स होगा, जो कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए, वो कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर 23 को देखिए, इधर भी है और इधर भी है, दोनों सीरीज में है, तो मतलब ये 23 जो है वह इन दोनों सीरीज का फर्स्ट कॉमन टर्म्स है। तो पहला टर्म्स हमें मिल गया है जो दोनों सीरीज में कॉमन है कि नहीं है। फिर अगला पद कौन सा होगा जो कि कॉमन होगा, दोनों सीरीज में आना चाहिए। तो हमें अगला पद ढूंढने के लिए एक तो तरीका ये है कि ये जो S2 जो सीरीज बन रहा है, इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जाइए तो कुछ ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो कि दोनों सीरीज में कॉमन होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि कॉमन टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने के गैप पर कॉमन टर्म्स आपको मिलने वाला है। तो देखिए एक चीज बताइए, जो पहला सीरीज बन रहा है वह कितने के गैप पर चल रहा है, 7 के गैप पे चल रहा है। दूसरा सीरीज जो चल रहा है वह कितने के गैप पर चल रहा है, तो 4 के गैप पे चल रहा है। तो इन दोनों सीरीज के मध्य जो उभयनिष्ठ पद होंगे, इन दोनों सीरीज के बीच जो कॉमन टर्म्स होंगे वह कितने के गैप पर मिलेगा। तो आप कहोगे इन दोनों नंबर्स के एलसीएम के गैप पर मिलेगा। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम हो जाएगा वह 28 होगा। मतलब ये कि इन दोनों पदों के बीच जो उभयनिष्ठ पद होंगे, इन दोनों सीरीज के बीच, इन दोनों सीरीज के बीच जो कॉमन टर्म्स होंगे वह इन दोनों नंबर्स के गैप के एलसीएम पर आएगा। तो 7 और 4 का एलसीएम जो होगा वह 28 होगा। तो इसका मतलब जो कॉमन टर्म्स आपको मिलने वाला है वह प्रत्येक 28 के गैप पर आपको मिलने वाला है। तो अगर पहला कॉमन टर्म्स 23 है तो इसमें अगर आप 28 अगर आप ऐड कर देते हो, अगर इसमें आप 28 ऐड कर देते हो तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। तो 28 इसमें ऐड करोगे तो आपको 51 मिलेगा। यानी जो उभयनिष्ठ पद होगा वह पहला पद अगर 23 है तो दूसरा पद 51 होगा। फिर इसमें आप 28 जोड़ते जाइए, आपको ये सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसमें अगला जो पद होगा वह कितना हो जाएगा, 79 होगा। और इसी प्रकार से ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सीरीज बन रहा है कॉमन टर्म्स के जरिए, यानी इन दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हो सकते हैं, इस कॉमन टर्म्स का ये जो सीरीज बना रहा है, इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूं। जैसे कि इस S1 सीरीज का लास्ट टर्म 632 है और S2 नामक जो ये सीरीज बन रहा है इस सीरीज का लास्ट टर्म 743 है। उसी प्रकार से इन दोनों सीरीज के जो कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगा, इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या हो सकता है। तो आपका जवाब होगा कि सर इस सीरीज का जो लास्ट टर्म हो सकता है वह मैक्सिमम 632 हो सकता है। इससे ज्यादा हो सकता है क्या, आप कहोगे नहीं हो सकता है, क्योंकि S1 जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म ही 632 है। S2 जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म ही 743 है। आपको वो टर्म ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो बताइए 632 जो है वह इन दोनों में कॉमन हो सकता है, इससे ज्यादा वाली संख्या क्या कॉमन हो सकती है दोनों में, आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये सीरीज तो 632 तक जाता ही है, इससे आगे की संख्या इस S1 में है ही नहीं, तो कॉमन कैसे होगा। मतलब ये कि 632 जो है वह इन दोनों सीरीज में कॉमन हो सकता है, कॉमन होगा। लेकिन ये 632 जो होगा वह इन दोनों सीरीज के उभयनिष्ठ पद हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों सीरीज के जो उभयनिष्ठ पद होंगे वह 28 के गैप पर आपको मिलना चाहिए। अगर ये 632 इन दोनों सीरीज का उभयनिष्ठ पद हुआ, अगर ये 632 इन दोनों सीरीज के कॉमन टर्म्स हुआ, तो ये वाला टर्म जो होगा वो 28 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, है कि नहीं। लेकिन ये नंबर हमें पता है कि 28 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 × 63 रिमाइंडर 2 आ जा रहा है, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कि अपने को पता है कि ये नंबर जो है वह इस सीरीज का, इस कॉमन वाले टर्म से जो सीरीज बन रहा है उसका अंतिम पद नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम अंतिम, यानी कि ये जो कॉमन टर्म्स आप बना रहे हो उसका अंतिम पद ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, हमें पता है। तो हमें जानना है कि जो ये जो सीरीज बन रहा है कॉमन टर्म्स के जरिए, उभयनिष्ठ पद से जो आप सीरीज बना रहे हो,
इस सीरीज का लास्टमा पद, अंतिमा पद मैं ढूंढने जा रहा हूं, तो कैसे अंतिमा पद आप निकाल सकते हो, आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर हम बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वह 23 है, और आप जानते हो कि ये जो सीरीज होगा, इस सीरीज का अंतिमा पद जो भी होगा वह या तो 632 होगा या 632 से कम होगा, 632 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और जो नंबर यानी एग्जैक्ट जो आपका अंतिमा पद होगा वह 632 से कम ही होगा, क्योंकि 632 28 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो कि 632 से कम भी हो और 28 से विभाजित भी हो। तो आप सोचिए जरा कि आप 23 यानी कि 28 के गैप पर आपको नंबर ढूंढना है और 632 से कम होना चाहिए। तो सोचिएगा जरा कि अगर आपको 28 के मल्टीपल वाला नंबर चाहिए इससे थोड़ा सा कम, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो कि 28 का मल्टीपल भी हो और इससे थोड़ा सा कम भी हो? तो आप कहोगे कि सर इसमें आप 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 28 दूना 56 होता है, ये 560 बना देगा, और 560 जो होगा वह 28 का मल्टीपल है, तो 28 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या इससे थोड़ा सा ये कम है? नहीं, इसमें और आपको 28 के मल्टीपल ऐड कर सकते हो। कितना कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं इसमें एक बार 28 के 2 मल्टीपल और ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर आप इसमें 28 के 2 और मल्टीपल ऐड कर दोगे तो कुल मिलाकर 56 आप जोड़ रहे हो, तो 56 जोड़ोगे तो ये होगा 6, 6 5 11 के 1 बाकी 1 5 1 6, यानी कि 28 के 2 मल्टीपल आपने इसमें ऐड किया तो आपको जो सम मिल रहा है 616 मिल रहा है। अब सोचिए जरा, इसमें अगर मैं एक बार और 28 ऐड करता हूं तो जो इन दोनों का सम होगा वह इस नंबर को क्रॉस कर जाएगा। तो आपको जो नंबर चाहिए वो इस संख्या से कम चाहिए और 28 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो वो संख्या क्या है? 616 है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि ये जो उभयनिष्ठ पद आप ढूंढ रहे हो, इस उभयनिष्ठ पद का यानी ये जो सीरीज आप बना रहे हो कॉमन टर्म्स लेकर, इस सीरीज का जो लास्ट पद होगा, अंतिमा जो टर्म होगा, लास्ट टर्म जो होगा वह 616 होगा। अब आपको पता चल गया है कि ये जो कॉमन टर्म्स जो सीरीज बन रहा है, कॉमन टर्म्स से जो सीरीज आप बना रहे हो, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म अपने को पता चल गया 23 है, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है 28 है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म 616 है। तो इसी सीरीज का आपको सम चाहिए। तो इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा? तो सम ऑफ n नंबर्स जो होता है, अगर कोई भी सीरीज एपी में हो तो फॉर्मूला होता है n/2। अब n की वैल्यू आपको सबसे पहले पता करना है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो सीरीज में कोई भी सीरीज अगर एपी में है और उस सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स आप पता करना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। तो 616 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 1। इस फॉर्मूला से आप ये जान सकते हो कि इस सीरीज में कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अच्छा एक चीज बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स हमें जानने की जरूरत है क्या? अभी आपने निकाल दिया था कि 616 जो आया था वह कुल 28 के कितने मल्टीपल आया था, कितने मल्टीपल पर आया था? तो आप कहोगे 28 गुना 20 पहले किया था तो आपको मिला था 560, फिर आपने 28 के 2 और मल्टीपल इसमें ऐड कर दिया था, कुल मिलाकर 56 आपने ऐड किया था, तो कुल मिलाकर आपने 28 के कुल 22 मल्टीपल लिखा था। तो इस प्रकार से आपको जो नंबर आपको मिला था वह 616 मिला था। और ये वो संख्या है जो 632 से कम भी है और 28 के मल्टीपल भी हैं। तो आप बताइए कि इस सीरीज में 28 के कितने मल्टीपल हैं, कितनी बार 28 को लिखा गया है? तो आप कहोगे इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह कुल मिलाकर 22 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह कुल कितना है? 22 है। यानी कुल मिलाकर इसमें 28 के कितने मल्टीपल लिखेंगे? 22 मल्टीपल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वह कितना होगा? आपको 22 होगा। अब वैसे भी चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा n की वैल्यू जो होगा वह 22 ही होगा। तो अगर सीरीज आपको पता चल गया है इस सीरीज में कुल 22 पद हैं, तो क्या आप ये नहीं पता कर सकते हो कि इस सीरीज का योगफल कितना होगा, इस एपी के सीरीज का योगफल कितना होगा? तो आप कहोगे हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज एपी में है तो उसका सम होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इस फॉर्मूला से आप उस सीरीज का सम निकाल सकते हो, है कि नहीं है? तो n की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं। 22 कितना हो जाएगा? 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म 23 है, लास्ट टर्म क्या है? 616 है। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। 2 से इसको आप निपटा दीजिए, 11 उत्तर आपको मिल जाएगा। 11 आगुना ये हो जाएगा कितना? 23। इसमें अगर आप ऐड करोगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 2 1 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि 11 गुना 639। ये इस सवाल का उत्तर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होने वाला है वह 11 से डिविजिबल होगा। इतना बात अपने को पता है क्योंकि ये नंबर जो है वह 11 का मल्टीपल है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 128 के कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है। तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल दे रहा है, क्योंकि ये नंबर आपका उत्तर जो भी होगा वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 4 11 में से 1 घटेगा तो 10 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, 9 4 13 और 9 7 16, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो ये बना रहा है 7 6 5 11, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो सकता है? अच्छा कहीं पर कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया ना? 7 4 11 माइनस 1 नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिएगा, 9 4 13 और 7 6 13। अच्छा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है
6974। अब ये नंबर जो है वो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। क्यों? तो देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, दोनों के बीच का अंतर जो आ रहा है वह कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 9 4 13 7 6 13। इसका मतलब अंतर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। ये इस सवाल का उत्तर होगा। बाकी का कोई भी ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। और वैसे भी ये थोड़ा सा आसानी कैलकुलेशन है। आप अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। उत्तर आपको मिल जाएगा। कौन सा उत्तर था? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा। सवाल में दिया गया एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला के पहले 20 पदों का योगफल कितना होगा? इस सीरीज के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। सीरीज दिया गया है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको जाना है 20 टर्म्स तक जाना है। तो इस सीरीज के प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। इस सीरीज के प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होगा ये आपको पता करना है। देखिए कैसे ये जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का नेचर हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं कि किस टाइप का ये सीरीज है। ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है 1 × 2 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 2 है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वह 2 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला जो टर्म लिखा है वह 2 × 3 यानी 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सीरीज बन रहा है उस सीरीज को ध्यान से पहचानना है कि किस टाइप का सीरीज बन रहा है। थर्ड टर्म जो है वह है 3 × 4 यानी 12 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर + 3। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये आगे जाएगा 4 स्क्वायर + 4, इसी प्रकार से ये आगे जाएगा। और इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना होगा ये हमें जानना है। इस सीरीज के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना होगा ये अपने को जानना है। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। सीरीज आप पहचान ही गए हो, यानी 1 के स्क्वायर में 1 को जोड़ देना है, 2 के स्क्वायर में 2 को जोड़ देना है, 3 के स्क्वायर में 3 को जोड़ देना है, 4 के स्क्वायर में 4 को जोड़ देना है। उसी प्रकार से 5 के स्क्वायर में 5 को जोड़ देंगे, 6 के स्क्वायर में 6 को जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से जो सीरीज बन रहा है इस सीरीज का सम कितना होगा फर्स्ट 20 टर्म्स का ये अपने को जानना है। अब देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब फिर से देखिएगा, अगर इसका सम आप फिर से निकालोगे तो यही चीज़ आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है उस रूप में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको एक सीरीज पैटर्न दिख रहा होगा, कैसे वो देखिए। ध्यान से देखिएगा, सारे पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को देखिए। तो जो सीरीज बन रहा है वह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर आगे जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से जाएगा कहाँ तक? 20 टर्म्स तक जाएगा। दूसरा जो सीरीज बन रहा है वह बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, और इसी तरह से ये जाएगा प्रथम 20 पदों तक। तो इन्हीं दोनों पदों का योगफल कितना होगा ये हमें जानना है। तो इसमें दो तरह के सीरीज बन रहे हैं। एक सीरीज बन रहा है x1, और x1 जो सीरीज बन रहा है वह बन रहा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से जाना है कहाँ तक? 20 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, दूसरा जो सीरीज बन रहा है वह बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही जा रहा है 20 पद तक। तो सबसे पहले हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं। अब आपको पता होगा कि कोई भी सीरीज यानी एपी में है तो प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल होता है। सीरीज अगर एपी में है तो उस सीरीज का सम होता है, प्रथम n पदों के वर्गों का योगफल हो जाता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या रखना है? 20 रखना है। 20 रख के आप ये जो 1 से लेकर प्रथम यानी यहाँ से लेकर फर्स्ट 20 टर्म का सम आप निकालना चाहते हो, इन सारे स्क्वायर का सम आप निकालना चाहते हो, तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 रख के आप निकाल सकते हो कि 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से प्रथम 20 टर्म्स, प्रथम 20 पदों के वर्गों का योगफल आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से जाएगा कहाँ तक? 20 का स्क्वायर + 20 ऐसे तक जाएगा। तो उन सारे पदों का योगफल कितना हो जाएगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल आप इसको कह सकते हो। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 20 रखोगे तो ये बना देगा 20 × 21 इंटू ये क्या लिखा हुआ है 20 × 2 40 + 1, ये हो जाएगा कितना? 41, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6, है कि नहीं है? ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो सीरीज बना है इसका सम अपने को मिल गया है कितना? इसका जो सम आपको मिला है यानी x1 नामक जो सीरीज बना है इसका सम आपने निकाल दिया है। सम अभी आपने निकाला है 20 × 21 × 41 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कितने बार में? 10 बार में। तो आपको मिलेगा 441 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 441 को 7 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, जो होगा वह x1 का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 7 चौका 28, 28 और 2 कितना हो जाता है? 30। यही होता है ना? कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कुछ गलती तो हम लोगों ने नहीं किया है। x1 जो सीरीज बना रहा है वह n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से 7 आपको मिल जाएगा और इधर आपको 10 मिल जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो 400, ओ माय गॉड 440 होगा ना, 441 आप कैसे लिख दिए? ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से 410 को अगर 441 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 410 और गुना 7, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 0 और 7 एकम 7 और 7 चौका 28, ये हो जाएगा कितना? 2870। यानी कि x1 का सम आपने निकाल दिया है 2870। अब आपको जो चाहिए एक और जो सीरीज बन रहा है, दूसरा सीरीज जो बन रहा है x2, जो दूसरा सीरीज बन रहा है x2, इसको भी ध्यान से देखना है। दूसरा जो सीरीज बन रहा है x2, इसमें लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे तक 20 टर्म्स तक जाना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे ही जाना है कहाँ तक? 20 टर्म्स तक जाना है। इसका भी सम अपने को चाहिए। तो इसका सम क्या होगा? तो इसका सम होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 20, तो 20 यहाँ पर रख दीजिए। तो 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना? 10। 10 गुना 21 यानी कि 210। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो x1 प्लस x2 होगा, इन दोनों का जो सम होगा, x1 प्लस x2 का जो सम होगा, वह इस सीरीज के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कहलाएगा। आप कहोगे बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि इसी सीरीज से आपने दो तरह का सीरीज बनाया है, एक x1 और दूसरा x2। तो x1 का सम आपने निकाल दिया है 2870, दूसरा सीरीज जो बनाया है आपने x2, इसका सीरीज सम भी आपने निकाल दिया है 210। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज का सम कितना होगा? तो इस सीरीज का सम जो होगा वह इन दोनों सीरीज के सम के इक्वल हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा ये बताइए? तो आपका जवाब होगा कि सर x1 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2870 में अगर आप 210 को ऐड करते हो तो ये 0 8 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 यानी कि 3080 और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इस सीरीज के प्रथम 20 पदों का योगफल जो होगा वह 3080 होगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी x1 प्लस x2 का जो सम होगा, x1 प्लस x2 का जो सम होगा वो इस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा और इस सीरीज का सम हो जाएगा 3080 और यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक सीरीज बनाया गया है और इस सीरीज को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि 7/2 प्लस 11/3 प्लस 7/6 प्लस 7/6 प्लस 11/15 11/15 प्लस प्लस 7/12 7/12 प्लस 11/35 11/35 प्लस डॉट 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 और इस सीरीज के जो अंतिम दो पद हैं वह लिखा गया 7/156 प्लस 11/575। अब इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। फिर से वही सवाल आ गया है कि जो सीरीज दिया गया है इस सीरीज का सबसे पहले आपको नेचर पता करना है कि इस सीरीज में आपको दो तरह के सवाल दिख रहे होंगे। पहला एक तो इस तरह के सीरीज आपको दिख रहा होगा 7 यानी कि सबके न्यूमरेटर 7 होंगे, इस तरह के सीरीज आपको दिख रहा होगा। और दूसरा जो सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा उसका न्यूमरेटर जो होगा वह 11 होगा। इस तरह के सीरीज आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पर भी दो तरह के सीरीज बन रहे हैं और दोनों तरह के सीरीज का सम निकालेंगे तो उसका सम जो होगा वह इसके सम के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो चलिए दोनों सीरीज सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। फर्स्ट सीरीज जो है वह हमारा x1 है और x1 में जो रिजल्ट आपको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं 7/2। पहले उस सीरीज को पकड़ते हैं जिसका न्यूमरेटर 7 है, तो 7/2 फिर है 7/6 फिर आगे 7/12 फिर आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा और इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वह 7/156 होगा, राइट? ये x1 होगा। दूसरा जो सीरीज बनेगा हमारा x2, वो 11/3 होगा, फिर 11/15 होगा, वो फिर 11/35 होगा और लास्ट टर्म बनेगा उस सीरीज का 11/575। लेकिन सेकेंड सीरीज को बनाने से पहले, x2 को बनाने से पहले मैं x1 का सम निकालना चाहता हूं। तो x1 का मान कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। देखिए इस तरह के सीरीज जब भी आपको दिखे तो सबसे पहला अप्रोच आपका एग्जाम में क्या होना चाहिए? आपका एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए कि सबके न्यूमरेटर अगर सेम है तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा 1/2 1/6 1/12 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा 1/156, ऐसा ही आपको दिखेगा, है कि नहीं? तो एग्जाम में ये इतना भी अप्रोच आप नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको पैसेंस बना के रखना है। एक चीज बताइए, जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर तो सबका सेम ही है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है? उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जा सकता है आप बताइए? इसको क्या 12 × 13 लिखा जा सकता है क्या? 12 × 36 के 6, अब बाकी हो जाएगा 3, 12 12 3 हो जाएगा 15, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 12 × 13, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
अब आपको पता होगा सिंप्लीफिकेशन जब भी आपने स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताया गया होगा कि ब्रैकेट में इस तरह के जब भी सीरीज आपको देखने को मिला होगा तो यहाँ पर जो अंतर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच, यहाँ पर जो अंतर होता है वही चीज़ ऊपर में होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर जो है वह 1 है तो वो उसका न्यूमरेटर होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 है तो वही उसका न्यूमरेटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 है तो न्यूमरेटर 1 है। तो इस तरीके से जब भी कोई सीरीज हो जो डिफरेंस होता है दोनों फैक्टर्स के वही उसका न्यूमरेटर वैल्यू है। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के तरीके ये हैं कि बस इसका आखिरी पद यानी कि यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, इसको मैं बता देता हूँ 1 × 2, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 × 3 था, ये 3 × 4 था और ये हमारा क्या था 12 × 13 था, यही था हमारा। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह उसका न्यूमरेटर होना चाहिए। तो देखिए अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, तो यही सबका न्यूमरेटर भी है। तो इस तरह के सीरीज में क्या होता है, इस तरह के सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 1 माइनस यानी कि 1/2 को आप लोग लिख सकते हो 1 - 1/2 प्लस 1/6 को आप लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। फिर आप लिख सकते हो 1/12 को लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 ये आगे चलता जाएगा। और 1/156 को आप लोग लिख सकते हो 1 बाय माइनस में ये हो जाएगा माइनस, हाँ ये प्लस में हो जाएगा 1/12 माइनस 1/13 ये हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज को कुल मिलाकर आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि -1/2 प्लस 1/3 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/12 प्लस 1/12 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचता है सिर्फ ये फर्स्ट टर्म और अंतिम वाला पद बचता है। यानी कि लास्ट फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर आपको मिलता है। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 1 - 1/13 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आपको सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये जो सीरीज मैंने बनाई है ना x1 = 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 डॉट डॉट 7/156, तो इस सीरीज का ना आंसर आप डायरेक्ट, आपका अप्रोच ये होना चाहिए था कि डायरेक्ट आप इस सीरीज को आप आंसर लिखते, आप डायरेक्ट ये लिखते, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि 7 सबका कॉमन हो जाएगा और इस सीरीज ये सीरीज जो है वह कुछ इस पैटर्न का चल रहा है क्योंकि 7 को अगर आप बाहर करोगे तो 1/2 1/6 ऐसे आपको दिखेगा। तो फैक्टराइज आप करोगे तो डिफरेंस 1 है तो न्यूमरेटर भी 1 है। तो इस तरह के केस में जो रिजल्ट आपको लिखोगे ये लिखोगे 1 माइनस लास्ट टर्म 1/13 है कि नहीं, ये वाला टर्म 1 माइनस लास्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए था। तो x1 की वैल्यू आपने निकाल लिया है 7 × 1 माइनस 1/13। अब इसी चीज को और भी आसान ऐसे लिख सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ा के कि डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे कि 7 × देखिए यहाँ पर 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते थे 12/13। इस चीज को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपने ये चीज देखी 7 वाला, जैसे ही आपने ये आप 7 का सीरीज जो आपको देख रहे हो, इस सीरीज को देखते ही 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका अप्रोच ये होना चाहिए एग्जाम में कि इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 × 12/13। क्यों लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अप्रोच आपका एग्जाम में सबसे पहले ये होना चाहिए। अब x1 का सम आपने निकाल लिया है, x1 का सम जो होगा वह 7 × 12/13 हो जाएगा। अब x2 का सम हम लोग निकालने जा रहे हैं। x2 का सम भी कुछ इसी फॉर्म का होगा। देखिए x2 का जो बनेगा सीरीज वो बनेगा 11/3 प्लस 11/15 11/15 प्लस 11/35 प्लस डॉट 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 और इस सीरीज का लास्ट टर्म जो होगा वह 11/575 होगा। अब इस सीरीज का सम अपने को चाहिए। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सीरीज है। इसमें भी हम 11 को बाहर कर लेंगे तो 11 को जब बाहर करोगे तो इसे लिख सकते हो आप 11 × 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35, कोई दिक्कत नहीं, प्लस डॉट 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 और इससे यहाँ पर भी न्यूमरेटर 1 होगा। और 575 को फैक्टर कैसे कर सकते हो वो देखिए। 575 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 576 और -1 आपको बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि 576 जो होता है वह 24 का स्क्वायर होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से इसके 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे 24 × 25। 24 गुने कितना हो जाएगा 23 गुने ना 25 होगा। 24 में से 1 घटेगा तो 23 हो जाएगा। तो ये होगा 23 × 25। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस सीरीज का जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टराइज हो जाएगा 23 × 25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस 11 वाले जो न्यूमरेटर है इस सीरीज का पैटर्न कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब 11 को आपने कॉमन कर लिया है तो ब्रैकेट में 1/3 1/15 1/35 डॉट 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 ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब इस ब्रैकेट को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। 3 को क्या लिखा जा सकता है 1 × 3, 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5, 35 को लिखा जा सकता है 5 × 7 लिखा जा सकता है। और इस चीज़ को आपने ऐसे लिख ही दिया है 23 × 25, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के सवाल में जब भी हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए ऊपर में। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या ऊपर में है, नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है लेकिन ऊपर में 1 है। दोनों के बीच का अंतर 2 है लेकिन ऊपर में
1 लिखा हुआ है, तो हम कैसे भी अंतर को 2 करना चाहते हैं, मतलब ऊपर में भी 2 करना चाहते हैं। तो 2 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर के सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके। तो डिनोमिनेटर के भी सारे टर्म को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि न्यूमरेटर को आपने सारे टर्म को मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो अब देखिए यहाँ पर जो 2 टर्म है, यहाँ पर दोनों के बीच का जो अंतर है वही अंतर ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अंतर है वही अंतर ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अंतर है वही अंतर ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अंतर है 2 का वही अंतर यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका बचता है, यानी कि बीच के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस सीरीज का जो सम आपको मिलेगा वो मिलेगा 11/2 इंटू, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पर 11/2 को आप देख लीजिएगा, बीच वाला टर्म जो होगा वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे क्या है 1 इंटू 3 है। तो सारे टर्म्स जो होंगे वह क्या होता है, जब भी बीच का अंतर, यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो सिर्फ पहला पद और आखिरी पद बचता है, बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो पहला पद क्या होगा 1, यानी 1 माइनस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा 25, तो ये हो जाएगा 25। बाकी के सारे वह टर्म जो होंगे वह बीच वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सीरीज को देखते ही एग्जाम में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि इस सीरीज को जैसे ही आपने देखा तो डायरेक्ट आप ऐसे आपको लिखना चाहिए था कि 11 इंटू 1 माइनस 1/25। इतना चीज़ अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट सोच सकते हो 5 से 10 सेकंड के अंदर, अगर ये दोनों अप्रोच अगर आप लिख सकते हो तो सवाल को मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं है। बाकी ये सब देखिए, कोई भी आप एग्जाम में जाते हो तो कॉन्सेप्ट वगैरह आपके पास होता ही है, तो सवाल को सॉल्व करने में समय नहीं लगता है। लेकिन मुझे क्या होता है, यहाँ पर मैं ये सोच के चलता हूँ कि ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो हर तरीके से सवाल को कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है वो सारे तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 11 वाला जो सीरीज था उसको भी आपने सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब 11 वाला जो सीरीज था अपना, उसका भी सम आप लोगों ने निकाल दिया, ये है 35, ये है 575। 11 वाला जो सीरीज था उसका सम भी आपने निकाल दिया है 11 इंटू 1 माइनस 1/25। अब इन्हीं दोनों का सम अपने को निकालना है, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 12/13, अब प्लस ये हो जाएगा 11, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 में से 1 घटेगा 24/25, 11 गुना 24 बट्टे 25, बस इन्हीं दोनों का जोड़ आपका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज़ बताइए सबसे पहले, इसको हम लोग लिख सकते हैं 82, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 चौक 44 के 4 बाकी 2, 4, 11 दूना 22, 22 4 कितना होता है 26, राइट। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, है ओ माय गॉड, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हम डिवाइडेड बाय, इसके बट्टे में आपको 13 लिखना है और इसके बट्टे में आपको 25 लिखना है, ठीक है, तब जाके सवाल का इसको सम निकालना है, तब इसका सम अपने को चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका उत्तर जो भी होगा वह इन दोनों का फैक्टर्स होगा, इतना मतलब इन दोनों का मल्टीपल होगा, इतना बात अपने को पता है, ठीक है। यानी जो न्यूमरेटर होगा, जो भी आपका उत्तर होगा उस सवाल का एलसीएम जो होगा वह इन दोनों नंबर से कटेगा, इतना बात अपने को पता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर जो होगा वह इन दोनों नंबर से कटेगा, यानी एलसीएम जो होता है वह दी गई संख्याओं से कटती है। तो देखिएगा कौन सी संख्या है जो इन दोनों, कौन से ऑप्शन का डिनोमिनेटर पर हर जो है वह इन दोनों संख्याओं से कट रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130 के सारे ऑप्शन को देखिएगा और ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। एक चीज़ बताइए, ऑप्शन नंबर ए में डिनोमिनेटर 315 है, बताइए क्या 315 जो होगा वह कभी भी 13 से कट सकता है क्या? आप कहोगे 13 से कटे ना कटे, लेकिन 25 से तो निश्चित नहीं कटेगा, मतलब 315 जो होगा वह 25 से तो कभी नहीं कटेगा, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के लास्ट 2 डिजिट 45 है और 45 अगर लास्ट 2 डिजिट है तो वो 25 से कभी नहीं कट सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वह 355 है, तो 355 भी 25 से कभी नहीं कट सकता है, 25 से कभी नहीं कट सकता है। 13 को हमने अभी चेक भी नहीं किया है, सिर्फ 25 के मल्टीपल से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट आपने कर दिया तो बचा है सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिखा गया है 3816 बट्टे 325। अब देखिए 325 जो है वह 25 से तो एग्जैक्ट कटेगा, इतना बात अपने को पता है। अब सिर्फ आप ये चेक कर लीजिए क्या ये 13 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की ये मजबूरी है कि ये नंबर जो होगा वह सही होगा ही होगा, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन कट गए हैं। देख लीजिए, वैसे भी आप इसको चेक कर लीजिए, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, बाकी 6, शेषफल 6 है और अंतिम अंक 5 है, तो ये 65 और 65 13 से कट जाता है। तो ये इस सवाल का उत्तर है। बाकी इन दोनों का सम भी निकालना कोई मुश्किल है नहीं, सब कुछ हम लोगों ने कर ही लिया है, तो आप इसका सम भी आसानी से पता कर सकते हो।